नमस्ते सभी को। सभी का स्वागत है मध्यस्थ दर्शन अध्ययन अभ्यास सत्र की ऑनलाइन फॉलोअप गोष्ठी में। श्याम भैया, नमस्ते भैया, स्वागत है भैया। नमस्ते नमस्ते। जी भैया, तो आज आप ही की प्रस्तुति है तो सीधा उसी को कर सकते हैं। आवाज आ रही मेरी ठीक से? हाँ भैया, एकदम ठीक है। अच्छा, गुड। इसका मतलब नेटवर्क ठीक है यहाँ हमारा। जी। बढ़िया। तो कुछ बातों को मैं कर देता हूँ अपनी तरफ से। शुरू कर लूँ? हाँ भैया, कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो पूरे मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन अभ्यास के क्रम को देखेंगे ना, तो ये जो जीने के अलग अलग आयाम हैं, जिसको थोड़ा विस्तार करके देखें तो समझ की जगह का, भाव की जगह का, विचार, फिर व्यवहार, फिर व्यवसाय, और व्यवसाय के साथ ही एक हिस्सा हो जाता है सुविधा का उपयोग, सदुपयोग और व्यवस्था में भागीदारी। इतने आयाम हैं जिसमें हमको आपको व्यवस्थित होकर जीने की जरूरत है। तो एक तो समझ वाला आयाम है, एक भाव का आयाम है, एक विचार का आयाम है, एक व्यवहार का आयाम है। और व्यवसाय के आयाम में देखेंगे तो एक तो सुविधा का उत्पादन वाली बात है, प्रकृति के नियमों का ध्यान रख के। एक सुविधा के उपयोग सदुपयोग की बात है। और अगर थोड़ा अलग करके देखेंगे तो एक शरीर के स्वास्थ्य का मुद्दा आ जाता है, जिसमें रहन सहन, दिनचर्या या आसन प्राणायाम या उस तरह की चीजें आ जाती हैं। और उसके साथ एक मुद्दा है व्यवस्था में भागीदारी का। तो अल्टीमेटली अगर जीने की जगह से देखेंगे तो इतने आयाम हैं जिसमें मानव को व्यवस्थित या संतुलित होकर जीने की जरूरत है। समझ वाला, भाव वाला, विचार वाला, व्यवहार वाला। और व्यवसाय में देखेंगे तो सुविधा का उत्पादन, उपयोग सदुपयोग और शरीर स्वास्थ्य के संदर्भ में जो विहार, दिनचर्या, आसन प्राणायाम या श्रम जैसी चीजों की आवश्यकता है वो। और एक व्यवस्था में भागीदारी के तहत ये समाज की व्यवस्थाएं ठीक हो सके, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, उत्पादन की, विनिमय की, न्याय की। इतना पूरा आदमी के फैल के जीने का जगह दिखता है। तो एक एक जगह से हम क्या करने की जरूरत है और उसकी कुछ मूलभूत बातें क्या हैं, उसको प्लेस करने का काम कर देता हूं। तो समझ की जगह से देखेंगे तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाना, या व्यापक में संपृक्त प्रकृति के रूप में देख पाना, पहचान पाना, स्वीकार पाना, ये एक फंडामेंटल रियलिटी है जिसको अपनी स्मृति में बनाए रखने की जरूरत पड़ती है। स्मृति में बनाए रखने का मतलब है किसी भी क्रियाकलाप को करते समय इस निष्कर्ष के प्रति सजग रहना। और जब हम इस अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देखते हैं तो पूरा अस्तित्व एक अखंड वास्तविकता के रूप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमको समझ में आता है, दिखाई देता है, ना कि आइसोलेटेड फॉर्म। तो हम अपने को भी इस एग्जिस्टेंस के एक हिस्से के रूप में देख पाते हैं, बाकी इकाइयों को भी इस एग्जिस्टेंस के ही एक हिस्से के रूप में, एक अवयव के रूप में, एक अंग के रूप में देख पाते हैं। तो जैसे शरीर के अलग अलग अंग प्रत्यंग मिल करके पूरा एक शरीर बनाए हुए होते हैं, वैसे ही अस्तित्व की ये सभी इकाइयां मिल करके ये पूरा अस्तित्व का होना है। तो जब ऊपर से देखते हैं तो अस्तित्व जो सहअस्तित्व के रूप में दिखता है वो एक ही व्यापक वस्तु में संपृक्त होने के आधार पर हर इकाई एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई ही पता चलती है। इस रूप में पूरा अस्तित्व एक अखंड वास्तविकता के रूप में दिखता है। और मैं खुद को भी और बाकी इकाइयों को भी
उसके एक हिस्से के रूप में, एक भाग के रूप में देखता हूं, पहचानता हूं। इस पर्सपेक्टिव से जब देखते हैं तो हर किसी के साथ अपना जुड़ाव होना और समग्रता के एक हिस्से के रूप में स्वयं को देखना, ये दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती। समग्रता के एक हिस्से के रूप में जब स्वयं को देखते हैं तो अभिमान खत्म होता है और सरलता का उदय होता है। तो उसको अभिमान कहिए, अहंकार कहिए, अस्मिता कहिए, उससे हमको मुक्ति मिलनी शुरू होती है और सरलता का, निराभिमानता का अपने में उदय होना शुरू होता है। इसी तरह से जब संबंध हमको दिखता है अस्तित्व के हर इकाई के साथ जुड़ा हुआ, तो स्वाभाविक रूप से उसमें स्नेह का भाव होना और दूसरे से मिले हुए सहयोग को देख पाने के आधार पर कृतज्ञता का भाव होना, ये बहुत स्वाभाविक रूप से अपने में दिखता है कि इस अखंड अस्तित्व में दूसरों से जो सहयोग हमको मिल रहा है, चाहे मानव से, चाहे मानवेतर प्रकृति से, इस रूप में वो सहयोग की स्वीकृति के अर्थ में कृतज्ञता का भाव अपने में दिखता है। और जब हम उस जुड़ाव को पहचानते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक स्नेह, एक अपनापन, एक आत्मीयता, एक वननेस, एक अनन्यता बाकी इकाइयों के साथ दिखती है और अपने पराये के भेद से हमारा मुक्ति होना शुरू होता है। तो एक मुख्य मुद्दा है अस्तित्व को एक समग्र वास्तविकता के रूप में, अखंड वास्तविकता के रूप में देखना। और जिस इकाई को भी हम देखने का काम करते हैं तो बेसिकली समग्रता मेरे बैकग्राउंड में बनी रहती है, उस इकाई पर हम फोकस्ड रहते हैं। तो ऐसा है जैसे बैकग्राउंड में पूरा पिक्चर रहता है और फोकस किसी एक इकाई पर, एक वास्तविकता पर रहता है। उस तरह से हमारे देखने की दृष्टि हो जाती है कि समग्र अस्तित्व हमारे ध्यान में सतत बना रहता है और किसी एक इकाई को या दो इकाई को या चार इकाई को हम फोकस करके देख रहे होते हैं। तो जब हम अपने को भी देख रहे हैं तो समग्रता ध्यान में बनी हुई है, उसके साथ अपने पर फोकस है। जब हम आपको भी देख रहे हैं तो समग्रता मेरे ध्यान में बनी हुई है, उसके साथ आप पर फोकस है। जब गाय, गधे, कुत्ते को भी देख रहे हैं तो समग्रता मेरे ध्यान में बनी हुई है, उसके साथ वो इकाई फोकस में है। ये हमारे देखने की दृष्टि बन जाती है। तो एक मूलभूत सच्चाई अस्तित्व के संदर्भ में ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। और ये सारा विस्तार अगर हमारे मानस में बैठ जाए तो सहस्तित्व शब्द को सुनते ही ये सारा पिक्चर अपने सामने आ जाता है। फिर उसको शब्द रूप में, भाषा रूप में हम इतना फैलाने का काम करें चाहे नहीं करें, अर्थ के रूप में वो एक बिंदु होता है जो पूरा का पूरा हमारे मानस में आके खड़ा हो जाता है। तो एक मूलभूत सच्चाई ये है जिसके प्रति हमको सजग रहने की जरूरत है। दूसरा, जब प्रकृति को देखने जाते हैं तो उसको एक व्यवस्था के रूप में देख पाना और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में इकाइयों के होने को देख पाना, ये एक मुख्य मुद्दा हो जाता है देखने का। कि अब जब हम प्रकृति की किसी इकाई को देखते हैं तो उसके स्वयं के होने की व्यवस्था जो एक निश्चित आचरण के रूप में व्यक्त होती है और व्यवस्था में भागीदारी की जगह से दूसरी इकाइयों के साथ संबंध को पहचानना और निर्वाह करना, ये दिखता है। इसी को दूसरी भाषा में कहेंगे तो प्रकृति को जो चार अवस्थाओं के रूप में पहचाना है, उसके स्वभाव और धर्म पर हमारा ध्यान होना। तो जब हम पदार्थावस्था की इकाई को देखते हैं तो सहअस्तित्व बैकग्राउंड में बने रहते हुए उस इकाई को हम देखते हैं और उस इकाई का धर्म मेरी स्मृति में बना रहता है, यानी धर्म के प्रति हमारी सजगता बनी रहती है। तो पदार्थावस्था का जो धर्म है, अस्तित्व बने रहना,
तो हम हवा, पानी, मिट्टी जिसके साथ भी हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, वो अपने स्वरूप में बना रहे, या हमारे क्रियाकलापों से न्यूनतम डिस्टरबेंस हो उसको अपने स्वरूप में बने रहने में, इस रूप में हम ध्यान रखने का काम करते हैं। तो उसका अपना जो होने की व्यवस्था है, होने का स्वरूप है, उसके बने रहने को ध्यान में रख के जब हम जीते हैं न, तो हम उसकी व्यवस्था में या तो सहयोगी होते हैं, या कम से कम इतना तो होने लगता है कि डिस्टरबेंस नहीं करते। इसी तरह से प्राण अवस्था को देखते समय जब पुष्टि यानी ग्रोथ उसके धर्म के रूप में हमको समझ में आता है, वो स्मरण में बना रहता है, तो हमारे हर क्रियाकलाप उसकी पुष्टि को इंश्योर करते हुए होते रहते हैं। तो पुष्टि इंश्योर्ड रहता है, सुनिश्चित किया हुआ रहता है हमारे सभी क्रियाकलापों के मूल में। और अगर उसको हम इंश्योर किए हुए हैं तो हम उसके लिए पूरक ही होते हैं, सहयोगी ही होते हैं। उसकी व्यवस्था को बने रहने में हमारी भूमिका या भागीदारी ठीक ही होती है, इतना पक्का है। इसी तरह से जीवावस्था को जब हम देखते हैं तो सहअस्तित्व बैकग्राउंड में बने रहते हुए उसकी जो जीने की आशा है, वो मेरे होश में, स्मरण में, ध्यान में बना रहता है। तो अब मेरा हर क्रियाकलाप नियंत्रित रहता है, व्यवस्थित रहता है, संतुलित रहता है, उसके जीने की आशा को ध्यान में रख करके। और जीने की आशा का मतलब है शरीर को बनाए बचाए रखने के अर्थ में जो उसकी प्रवृत्ति दिखाई देती है, तत्परता दिखाई देती है, वो बना रहता है हमारी तरफ से। इसी तरह से किसी दूसरे मनुष्य के साथ जब हम जीने जाते हैं तो उसकी जो निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा है, उसको बनाए बचाए रखते हुए हम अपनी सारी भूमिका भागीदारी को पहचानते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो जो समाधान उसका धर्म है, इस रूप में उसके ज्ञान और समाधान में सहयोगी होना, या कम से कम हस्तक्षेप नहीं करना, बाधा नहीं डालना, न्यूनतम ये स्थिति हमारी बनी रहती है अगर मानव की सुख धर्मीयता पर हमारा ध्यान बना रहता है तो। और स्वयं के संदर्भ में भी देखेंगे इसको, तो जब स्वयं की सुख धर्मीयता पर या समाधान धर्मीयता पर ध्यान बना रहता है, तो वास्तव में जो क्रियाकलाप मेरे स्वयं के सुखी होने के अर्थ में है, समाधान को इंश्योर करने और प्रमाणित करने के अर्थ में है, उन्हीं क्रियाकलापों में हम अपने को इन्वेस्ट करते हैं, इंगेज करते हैं, भागीदारी करते हैं। तो इस रूप में जब हम किसी इकाई को देखते हैं तो जिस अवस्था की वो है, सहअस्तित्व बैकग्राउंड में बने रहते हुए वो अवस्था का धर्म हमारे स्मरण में, हमारे होश में बना रहता है। ये हमारे देखने की दृष्टि हो जाती है। इसी के साथ अगर उसके स्वभाव को भी हम ध्यान में रख पाते हैं ना, तो उसकी व्यवस्था में भागीदारी हमको समझ में आती है। और उसी अर्थ में हम उसकी भागीदारी को, उसके प्रयोग को, उसके उपयोग सदुपयोग को सोच पाते हैं। तो पदार्थावस्था के स्वभाव को अगर हम संगठन विघटन के रूप में पहचान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो दोनों चीजें होती हैं। एक तो जब कभी वो विघटित होता है तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड ही रहते हैं कि एक निश्चित नियम के तहत उसका विघटन होना ही है। इस रूप में हमको पीड़ा नहीं होती है, दुख नहीं होता है, परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमको पता ही है कि ये ऐसा होता ही है, ये ऐसा होना ही है। इसी तरह से संगठन विघटन जब हमको पहचान में आता है, तो जिस इकाई को भी हमको अपने प्रयोग के लिए चाहिए, संगठन पूर्वक उसके निर्माण करने का काम हम कर लेते हैं। और काल क्रम में जब उसका विघटित होना होता है तो हम उसमें अपने संतुलन को बनाए रख पाते हैं। तो संगठन पूर्वक इकाई का निर्माण होना, जब तक वो बना हुआ है तब तक उसका प्रयोग कर लेना, और काल क्रम में जब वो विघटित होता है तो नियम को पहचान करके अपने संतुलन को बनाए रखना। तो हम एक घर भी बनाते हैं तो संगठन पूर्वक उसको बनाने का काम कर लेते हैं। जब तक वो विभव या वैभव बना रहता है उसका, तब तक उसको हम प्रयोग कर लेते हैं।
विघटन से बचाए रखने के अर्थ में संरक्षण के लिए जो कुछ भी करना है वो करते रहते हैं। और जब एक निश्चित उम्र के बाद वो विघटित होता है तो हम स्वाभाविक रूप से उस विघटन के बाद जो इकाइयां शेष बचती हैं, आवर्तनशीलता के तहत उसका अलग अलग जगहों पर प्रयोग करके हम वापस अपने जीने को व्यवस्थित बनाए रखते। तो इस रूप में पदार्थावस्था का उपयोग सदुपयोग हमारी जिंदगी में होता रहता है। इसी तरह से प्राणावस्था के सारक मारक होने वाले स्वभाव को जब हम पहचानते हैं और पुष्टि उसके धर्म के रूप में हमको ध्यान रहता है, तो हमको समझ में आता है कि नियमित रूप से जो प्रयोग होने वाली जरूरतें हैं, भोजन जैसी जरूरतें, कपड़े जैसी जरूरतें, इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम इसको प्रयोग करते रहते हैं। पुष्टि के आधार पर बार बार ये प्रोड्यूस होता रहता है। उसमें भी आहार और औषधि के रूप में सारक वनस्पतियों का प्रयोग कर लेते हैं, और मारक वनस्पतियों के प्रयोग से हम बचे रहते हैं। और जरूरत होता है तो आवश्यकता अनुसार औषधि के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो मारक वनस्पतियां आहार नहीं हैं, औषधि की तरह काम आती हैं। अपने लिए देखेंगे तो ऐसा है। दूसरी इकाइयों को जब साथ में रख करके देखते हैं तो जो इकाइयां हमारे लिए मारक हैं वो किसी दूसरे के लिए सारक भी होती ही हैं, हो ही सकती। तो जब हम जीव जंतुओं को, गाय भैंस बकरी को पालने का काम कर रहे हैं, तो जो उनके लिए सारक है वो उनको उपलब्ध कराने का काम करते हैं, जो उनके लिए मारक है उससे उनको बचाए रखने का काम करते हैं। इस रूप में अपनी भूमिका दिखाई देती है। इसी तरह से जब जीवावस्था के स्वभाव को क्रूर और अक्रूर, या दूसरे शब्दों में कहें तो शाकाहारी और मांसाहारी, इस अर्थ में जब पहचानने के काम को किए हैं, तो सामान्यतः अक्रूर जीवों को पालतू बनाने का, उसको अपने दूध के लिए, ऊन के लिए, कपड़ों के लिए, या एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोने के लिए, इस तरह की गतिविधियों के लिए प्रयोग कर पाना, क्रूर जीवों से अपनी सुरक्षा को इंश्योर रखना, और कुत्ते जैसे कुछ जो सामान्य क्रूर जीव हैं उनको अपने संरक्षण की जगह से, सुरक्षा की जगह से प्रयोग करना, इस रूप में क्रूर अक्रूर जीवों के साथ जीने का स्वरूप दिखता है। तो जब हमको जीवावस्था का ये स्वभाव ध्यान में रहता है तो हम इस अर्थ में इसको प्रयोग करने का काम कर लेते हैं। इसी तरह से मानवीय स्वभाव जब हमको धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा के रूप में पहचान में आती है, तो अपने जीते हुए हमारे स्वभाव में धीरता बनी हुई है, वीरता बनी हुई है, उदारता बनी हुई है, दया बना हुआ है, कृपा बनी हुई है, करुणा बनी हुई है, हम इसके प्रति सजग रहते। तो अभी तक जो हमने बातें कही, अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होने के प्रति सजगता, जिस अवस्था की इकाई को देख रहे हैं उसके धर्म या उसकी व्यवस्था के प्रति सजगता, और हो सके तो उसकी व्यवस्था में भागीदारी के प्रति सजगता, ताकि उसी अर्थ में उसका प्रयोग, उपयोग, सदुपयोग हम कर सके। ये सजगता का एक जगह दिखता है। इतने के साथ जब मानव को थोड़ा फोकस करके देखते हैं, तो मानव हमको जब भी दिखे तो जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में दिखे। उसमें भी जीवन की आवश्यकता सही समझ, सही भाव के रूप में, शरीर की आवश्यकता सुविधा के रूप में, उसी को दूसरी भाषा में कहें तो शरीर की नश्वरता और जीवन का अमृत या अमरता, ये हमारे ध्यान में बना रह सके। तो मानव जब भी दिखे तो जीवन और शरीर इन दोनों के सहअस्तित्व के रूप में दिखे। उसकी ये दोनों तरह की आवश्यकता, सही समझ और सही भाव की आवश्यकता और सुविधा की आवश्यकता, ये दोनों आवश्यकता हमको दिखे। और शरीर का नश्वरत्व और जीवन का अमृत, ये हमारे ध्यान में बना रहे। ये मानव को देखने की जगह से एक मुख्य जगह है। इसी में आप देखेंगे तो शरीर को स्थूल के रूप में पहचाना है, जीवन को सूक्ष्म और कारण के योग के रूप में पहचाना है।
तो जो नीचे की पांच क्रियाएं हैं सामान्य रूप से उसको सूक्ष्म के रूप में पहचाना है, और ऊपर की जो पांच क्रियाएं हैं उसको कारण के रूप में पहचाना है। और चित्त वो जगह दिखती है जहां ये सूक्ष्म और कारण इन दोनों का योग है। तो मुख्य बात इसमें ध्यान रखने की ये होती है कि हमारे ही जीवन का दो हिस्सा है। एक हिस्सा है जहां सही और गलत दोनों की संभावना है। एक हिस्सा है जो हमेशा सही के पक्ष में ही रहता है। तो स्वयं को जब देख रहे हैं तब भी, और खराब से खराब व्यक्ति भी जिसको हम कहते हैं उसको देख रहे हैं तब भी, हमको ये बात दिख सके कि हर जीवन में ये दोनों ही हिस्सा है। एक हिस्सा जिसमें सही और गलत दोनों की संभावना है, और सारी गलतियों के बावजूद भी एक हिस्सा है उसका, आत्मा बुद्धि और चित्त की चिंतन क्रिया के रूप में, जो हमेशा शुभ के पक्ष में ही रहता है, सही के पक्ष में ही रहता है, प्योर ही रहता है, अनकरप्टेड ही रहता है। उसमें किसी तरह की गलतियों की मिलावट नहीं होती। तो खराब से खराब आदमी में को भी जब हम देखते हैं तो उसका वो शुभ वाला हिस्सा, सही वाला हिस्सा हमारे होश में बना रहता है। बना रहता है अपने लिए भी और दूसरे को देखते समय भी। और थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो ये दिखता है कि ये जो सही वाला हिस्सा बना हुआ है, आत्मा बुद्धि और चित्त वाला, अगर उसको हम अपने जीने का आधार बना लेते हैं तो वो इतना कैपेबल है कि नीचे की क्रिया जहां गलती की संभावना है वहां से भी गलती की संभावना को खत्म कर देता है, और वो नीचे की क्रिया भी सही के अर्थ में एलाइन हो जाती है। तो इस रूप में जीवन के उस सुख कारण वाले भाग पर जो हमेशा सही के पक्ष में ही रहता है, उस बात पर ध्यान को बनाए रखना और उसके आधार पर अपने सूक्ष्म को, इच्छा विचार आशा को व्यवस्थित रखना, एलाइंड रखना, संतुलित रखना, नियंत्रित रखना, ये अपने लिए काम बनता है। तो समेट के कहूं तो जब मानव को देखते हैं तो जीवन और शरीर का सहअस्तित्व के रूप में देखते हैं। जीवन का अमरत्व और शरीर का नश्वरत्व जब समझ में आता है तो दोनों की आवश्यकता में से जीवन की आवश्यकता स्वाभाविक रूप से वरीयता में आ जाती है। इस रूप में जीवन के सही समझ और सही भाव की आवश्यकता की वरीयता हो जाती है, और शरीर की सुविधा की आवश्यकता शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में संतुलित हो जाता है, पहचान में आता है। मानव जीवन और शरीर का अस्तित्व होते हुए भी जीवन की वरीयता को हम देख पाते हैं, शरीर को एक साधन के रूप में पहचानते हैं, और जीवन के इस दोनों हिस्से के प्रति हम सजग रहते हैं। जो उसका शुद्ध बुद्ध वाला हिस्सा है, अनकरप्टेड वाला हिस्सा है, उसके प्रति भी, और जो करप्टेड वाला है वो भी हमको दिखता है। बट हमको ये समझ में आता है कि ये अनकरप्टेड वाला हिस्सा मूल है, जो अगर मेरे में आधार बन जाए तो मेरे करप्टेड हिस्से को भी ठीक कर सकता है, और दूसरे में भी ये अनकरप्टेड वाला हिस्सा आधार बन जाए तो उसके करप्टेड हिस्से को ठीक कर सकता है। ये बात हमको मानव को देखते समय पहचानने की जरूरत है। उसी को हम बहुत सामान्य भाषा में जब कहते हैं तो मानव सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ या सुख समृद्धि चाहता है, दूसरे का भी शुभ या सुख समृद्धि चाहता है, और गलतियां जो होती हैं वो नासमझी वश, योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। तो जब अपने ही सुख समृद्धि की आवश्यकता पूरी नहीं होती है और उसको पूरा करने का कोई गलत तरीका हमारे मानस में बैठ जाता है, तो हम उन गलत तरीकों का प्रयोग करके खुद को सुखी समृद्ध करने के प्रयास में अननोइंगली दूसरे को भी दुखी करने का, परेशान करने का काम कर देते हैं। हमारे से भी ऐसे ही होता है, दूसरे से भी ऐसे ही होता है। और मानव के संदर्भ में जितने भी निष्कर्ष हैं उसका अध्ययन करने के लिए स्वयं को देखना महत्वपूर्ण है। तो पूरी बात जो हमने कही उसको मैं वापस समेट के प्लेस करूं तो अस्तित्व को सहअस्तित्व के रूप में देख पाना, प्रकृति की जिस अवस्था को देख रहे हैं उसके धर्म के प्रति सजगता,
हो सके तो स्वभाव के प्रति सजगता। मानव को जब देख रहे हैं तो जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में होना, उसमें भी जीवन की वरीयता और शरीर को साधन के रूप में देखना, जीवन के अमरत्व और शरीर के नश्वरत्व का अपनी स्मृति में होना, जीवन की आवश्यकता के रूप में सही समझ सही भाव, और शरीर की आवश्यकता के रूप में सुविधा जो स्वास्थ्य और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में दिखाई देता है, गति बढ़ाने के अर्थ में, अपने ही शरीर की गति बढ़ाने के अर्थ में दिखाई देता है। ये देखना, जीवन में भी दो हिस्सा है, एक जो हमेशा सही के पक्ष में है, एक जहां गलती की भी संभावना है। ये दोनों को देखना, गलती करते हुए व्यक्ति के लिए भी, और ये बात को भी देख पाना कि जो सही वाला हिस्सा है वो अगर आधार बन जाए हमारे लिए भी और दूसरे के लिए भी, तो गलती वाले हिस्से में भी सही को इंश्योर कर देता है। इतनी बात हमको मानव के संदर्भ में दिखे, और इसी के संदर्भ में लास्ट बात कही कि मानव सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना सुख समृद्धि चाहता है, दूसरे का भी सुख समृद्धि चाहता है, और गलतियां जो होती हैं वो नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने में के प्रयास में होती है। इतने के साथ मैं एक बार रुक जा रहा हूं। इस पर कोई भी प्रश्न अर्जेंट लगता हो, जो नई पकड़ में आया हो, तो एक बार बताइए, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूं। और अभ्यास जो इसमें बनता है वो मूल अभ्यास यही बनता है कि ये सच्चाई को बार बार अपनी स्मृति में बनाए रखने के लिए जितना भी अभ्यास समझ में आता हो, जिस जिस तरह से आता हो आप करें। आप इसको अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बनाएं, कि मोबाइल में सेट करें, कि चार्ट बना के लगाएं, जिस तरह से भी, या दिन में 10 बार इसको पलट के देखने का काम करें, हर घंटे 2 मिनट ब्रेक लेके देखने का काम करें, सुबह इसको स्मरण करके शुरू करने से जिए, रात को सोने के पहले स्मरण करके देखें, सुबह दोपहर शाम पलट के देखें, जिस विधि से भी आपको लगता है, येन केन प्रकारेण, जिस किसी प्रकार से भी इस बात पर हमारा ध्यान सतत बना रहे, वो उपाय वो प्रयास करना होता है। और ये मूल अभ्यास है जिससे अस्तित्व की वास्तविकता की समझ हमारे में स्थिर होती है। और मैं अभी बात कर रहा हूं इस जगह से कि सूचनाओं को पढ़ने का सुनने का काम हमने कर लिया है, उससे जुड़े तर्क जो हमारे में हैं वो सब शांत होने के काम हो गए हैं। अब हम कैसे जिए, क्या करें, हम वहां से बात कर रहे हैं। अगर सूचनाएं पूरी नहीं हुई हो, वो तर्क पूरा नहीं हुआ हो, तो वापस अपने पढ़ने सुनने के काम को करें। हम अभी उस टॉपिक को नहीं ले रहे। बढ़िया। तो वंदन, मैं एक बार रुक रहा हूँ, इस पर कोई भी बात करनी हो तो एक बार उसको करके फिर आगे चलेंगे। श्याम भाई, प्रमाण प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं कह रहा था कि जैसे आपने कहा कि जीवन की 10 क्रियाओं में 5 क्रियाएं सूक्ष्म है, 5 कारण में आती हैं, और सूक्ष्म होती है उसमें सही गलत दोनों हो सकता है। कारण में की 5 क्रियाओं में, ऊपर की 5 क्रियाओं में, अनुभव आयाम वाली 5 क्रियाओं में खाली सही ही होता है, गलत नहीं होता है। तो जो संस्कार हैं, कुसंस्कार, वो अलग अलग स्तर पे होते हैं। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि तक तो होते ही हैं स्थिति क्रिया में। तो कुसंस्कार को बुद्धि में नहीं पहचानते भैया फिर, तो कुसंस्कार को चित्त तक ही पहचानते हैं, वो भी चित्रण के क्षेत्र तक ही। तो चित्रण तो गति की क्रिया है, तो गति में जो होगा वो पहले स्थिति में होगा, तभी तो गति में होगा। पर स्थिति में जब उसको देखने जाते हैं तो फिर उसको चित्त की स्थिति क्रिया नहीं कहते हैं। आप स्थिति कहना चाहें तो कह सकते हैं, बट चित्त की स्थिति क्रिया के रूप में उसको नहीं पहचानते। हाँ ठीक है, चित्त की स्थिति क्रिया नहीं बोलते हैं, चित्त की स्थिति बोल देते हैं। जी। चित्त की स्थिति में होता है तो उसके आधार पे चित्रण बनता रहता है कुछ संस्कार का, उसके आधार पे फिर नीचे क्रियाएं चलती रहती हैं।
तो अब ये ऐसी बुद्धि की भी स्थिति में कुछ कुसंस्कार रहते ही हैं, जिसके कारण उसको अहंकार बोला गया। नहीं, ये अब आपकी भाषा है, आप दे सकते हैं। मैं अभी नहीं दे रहा हूं वो भाषा। जिसको अहंकार कह रहे हैं उसको चुप बुद्धि कह रहे हैं, भ्रमित बुद्धि अभी मैं नहीं प्रयोग कर रहा हूं। आप कर सकते, मैं मना नहीं कर रहा। मैं नहीं प्रयोग कर रहा हूं। ठीक है, चलो। अभी चलो मुख्य चीज पे ध्यान देते हैं, बाकी ये बाद में कभी और और ये मुद्दा भारी भी चीजें। नहीं है, देखिए। मुद्दा इतना है कि जीवन का दो हिस्सा है, एक सही है, एक सही के पक्ष में हमेशा रहता है, और एक है जो नहीं रहता है। वो कहाँ तक है जीवन में, ये इमेटेरियल है अभ्यास की दृष्टि से। हाँ, ठीक बात, ठीक बात। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको भी छोड़ देते हैं, कभी मिलेंगे जब बात कर लेंगे। बाकी ये तो अभी तो सजगता वाला जो अभ्यास का आपने बताया है, अखंड वास्तविकता के रूप में देखते हुए अस्तित्व को, और बाद में हर इकाई की धर्म को और उसके स्वभाव को देखते हुए आगे बढ़ा जाए, तो ठीक है। ओके। जी। जी। नमस्ते। हाँ जी वंदन, कोई और बात या मैं आगे चलूं? भैया अदिति दीदी का हैंड रेज है, दे रहा जी। हूँ माइक। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया ये सारा जो सुना सह अस्तित्व से लेकर के अलग अलग सारी अवस्थाओं में, तो एक बात तो जो मेरा प्रश्न बन रहा था कि मैं कैसे शुरू करूं, क्योंकि जो अध्ययन किया है उसके बाद भी दिमाग में उतनी ही बातें रहती हैं जितने उस समय की प्रायोरिटी होती है, और ग्रेजुअली जैसे जैसे जीवन के जीने में घटनाएं आती हैं तो वो वाला टॉपिक आता है। तो अभी समझ में आ रहा है कि जो पक्ष मेरा कमज़ोर हो उस पर अध्ययन करके, सपोज़ व्यवहार पक्ष है तो उस पर काम कर लूँ थोड़े दिन, फिर थोड़े दिन जंतु अवस्था और जीव अवस्था इस तरह से कर लूँ, वो समझ आता है। पर मेरा प्रश्न ये है कि मैं खुद को चेक कैसे करूं कि मैं सही जा रही हूँ, या मतलब मेरे हिसाब से तो मैं अपना पूरे समय को इसमें ही लगा रही हूँ, क्योंकि जब जब होश आता है तो मैं खुद को इसी अभ्यास के उसमें पाती हूँ। पर एक क्या कोई ऐसा पैरामीटर होता है कि मैं भाव पक्ष से चेक करूं कि भाव कितनी बार बिगड़ता है, या मैं अभी संसार की चीज़ों में कितना उलझी हूँ, ये सुविधा वाले पार्ट में मैं अभी कितना निर्भरता रखती हूँ। तो वो मैं अपने आप को कैसे करेक्ट, मतलब चेक कैसे करूं कि मैं ठीक जा रही हूँ, या किस और मुझे मेहनत करनी है, उसका भी कोई होता है क्या क्राइटेरिया, कोई क्रम होता है क्या, या फिर ये ऐसा ही होता है कि कभी ये लगता है ये ठीक हो गया और कभी ये लगता है। दीदी अभी मैं और प्रश्नों को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। अभी तो मैं सिर्फ जो कहा हूँ उसमें से कोई बात नहीं पकड़ में आई हो तो उतने भर को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। इस प्रश्न को मैं होल्ड कर लेता हूँ, हो सकता है पूरी चर्चा के दौरान आपको खुद ही इसकी क्लैरिटी बन जाए। जी और नहीं बनती है तो फिर कभी और बात करेंगे दीदी। ठीक है भैया, अब आपकी बात सारी बाकी समझ में आई। जी भैया जी। नमस्कार। आज और प्रश्न नहीं लेता हूँ। जी भैया जी। नमस्ते नमस्ते। ये जो भाव शुद्धि का जगह है ना, अगले मैं उस पर थोड़ा बात कर देता हूँ। अभी तक मैं समझ शुद्धि की जगह से बात कर रहा था। बाबा जी ने 2013 में कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं, उसमें ये सारे को एक एक शुद्धि के रूप में प्लेस किया है, समझ शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि। तो मैं आज थोड़ा वही भाषा ले लेता हूँ। अभी तक हमने समझ शुद्धि वाली जगह पर बात की, अब थोड़ा भाव शुद्धि की जगह से बात कर लेते। तो भाव शुद्धि की जगह से देखेंगे ना, तो अस्तित्व की मूलभूत सच्चाइयों के अपने ध्यान में बने रहने से भाव स्वाभाविक रूप से ठीक रहता है। तो हर मानव में जो सही की संभावना है, शुभ की चाहना है, जो कारण क्रिया का अस्तित्व है, उसको जो हम देखते रहते हैं, पहचानते रहते हैं, उस पर हमारा ध्यान बना रहता है, तो वो मूल चाहना के ऊपर विश्वास बने रहने का काम होता है। तो किसी भी मनुष्य की मूल चाहना के ऊपर हमारा विश्वास बना रहता है। अगर हम उस मूलभूत सच्चाई को देख पाते हैं, उस कारण क्रिया के अस्तित्व को उस मानव में देख पाते हैं, जो गलती करने के बावजूद भी अनकरप्टेड है, प्योर ही है, वो अगर हम देख पाते हैं तो उस भाग के प्रति हमारी आश्वस्ति बनी रहती है, बनी रहती। और जनरल भाव की जगह से जब देखेंगे
तब तो ये बात समझ में आता है कि अस्तित्व के नियमों को जितना जितना हम समझ पाते हैं, उसमें सहअस्तित्व को, व्यवस्था को, व्यवस्था में भागीदारी को, संबंध को, संबंध में परस्पर पूरकता को जितना जितना हम देखते हैं, उतना उतना अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होने, व्यवस्था पूर्वक होने और परस्पर पूरक होने के प्रति विश्वास बना रहता है। तो अस्तित्व के सहअस्तित्व पूर्वक होने, प्रकृति के व्यवस्था पूर्वक होने और दूसरी इकाइयों के हमारे लिए पूरक होने के रूप में हमारी दृष्टि, हमारी स्वीकृति बनी रहती है। इस रूप में अस्तित्व पर विश्वास बना रहता है। मानव को भी देखते हैं तो पूरकता का निर्वाह नहीं करते हुए मानव में भी पूरकता की ही चाहना है, ये बात हमको दिखती रहती है। अव्यवस्था पूर्वक जीते हुए व्यक्ति में भी मूल में व्यवस्था की चाहना बनी रहती है, ये बात हमको दिखती रहती है। और व्यवस्था का निर्वाह नहीं करते हुए, पूरकता का निर्वाह नहीं करता हुआ मानव स्वयं दुखी है, परेशान है, इरिटेटेड है, अपने में आग में जल रहा है, ये बात हमको दिखती रहती है। ये मूलभूत सच्चाई को देखना हमारे में विश्वास को स्थिर करने का आधार बन जाता है। और विश्वास बना हुआ है, इसकी पहचान ये होती है कि जब तक हमको ये संभावना दिखती रहती है कि मूल में तो आप शुभ चाहते हैं, गलती ना समझी बस हो रही है, तो हम सारा प्रोग्राम पूरकता का बनाते हैं, आपकी योग्यता विकास में सहयोगी होने का बनाते हैं, ना कि अपनी तरफ से गुस्सा, क्रोध, विरोध, खीज करने का काम करते हैं। ये इंडिकेटर है मेरा विश्वास बना हुआ है कि नहीं। उसका इंडिकेटर ये बात है कि हम अगले की मूल चाहना पर भरोसा को बनाए रखे हैं। इसका पहचान ये दिखता है कि जहां भी योग्यता में कमी दिखती है तो हम पूरकता के अर्थ में भागीदारी करते हैं। उसमें अपनी योग्यता कम दिखती है तो पहले अपनी योग्यता बढ़ाने का काम करते हैं, फिर दूसरे को योग्य होने में सहयोग करने का काम करते हैं, ना कि गुस्सा, क्रोध, विरोध, खीज, चीड़, इरिटेशन में जाते हैं। ये इंडिकेटर है इस बात को पहचानने का कि हमारे में विश्वास सही अर्थों में स्थिर है कि नहीं। ऐसे ही जब सम्मान की जगह से देखते हैं तो दूसरे को भी अपने जैसे मानव के रूप में, जीवन और शरीर के सहअस्तित्व के रूप में देख पाना, उसके जीवन में भी ये सूक्ष्म और कारण दोनों क्रिया को देख पाना, इस रूप में दूसरा मानव भी मेरे ही जैसा है, ये देख पाना, न्यूनतम इतना सम्मान तो हम आदमी का कर ही पाते हैं कि उसको आदमी की तरह देखते हैं। नकारात्मक भाषा में कहें तो रूप, बल, पद, धन, जाति, उम्र, भाषा, कपड़े, मोबाइल, जूते, चप्पल, इस आधार पर हम आदमी का आकलन करने का काम नहीं करते। धर्म, संप्रदाय, भाषा, शरीर, जितना भी आप नाम लेते चले जाइए, उसको हम फंडामेंटली जीवन के रूप में देखते हैं, पहचानते हैं और अपने जैसे होने की स्वीकृति हमारे में बनी रहती है। न्यूनतम इतना सम्मान बना रहता है और उसका इंडिकेटर यह है कि इन आधारों पर, जो जाति का, रंग का, रूप का, भाषा का, ये जो आधार है अलग अलग, रूप का, बल का, पद का, धन का, मान्यताओं का, इन आधारों पर हम कोई भेदभाव उसके साथ नहीं करते। तो उसको अपने जैसा देखने के आधार पर अपने जैसा स्वीकार पाने का जो हम काम करते हैं, इतना न्यूनतम सम्मान बना रहता है। इसी तरह से योग्यता की जगह पर कम ज्यादा होते हुए भी हम एक दूसरे के लिए पूरक हैं। तो योग्यता में अगला अगर ज्यादा है तो कृतज्ञता, गौरव और श्रद्धा के भाव के तहत उससे प्रेरणा ग्रहण करके उसके अनुरूप हो पाना। और हम अधिक हैं तो स्नेह, ममता और वात्सल्य के तहत अगले को आगे बढ़ने में सहयोग कर पाना, ये हमारी पूरकता का स्वरूप दिखता है। नकारात्मक भाषा में कहें तो हमारे अंदर दूसरे को साथ पूरकता होने से वो हमसे कम है तो इस रूप में घृणा नहीं होती है उससे, और अधिक है तो ईर्ष्या नहीं होती है।
तो कम है तो उससे घृणा नहीं होती, वो नीच या नालायक के रूप में या बेकार के रूप में हमको नहीं दिखता है। और अधिक है तो ईर्ष्या नहीं होती है। ये सम्मान के बने रहने का इंडिकेटर दिखता है। इसी तरह से दूसरे के साथ जो अपना जुड़ाव दिखता ही रहता है, संबंध दिखता ही रहता है, इस आधार पर संबंध निर्वाह की जो स्वीकृति हमारे में बनती है, वो जो अपनापन दूसरे के साथ हमको महसूस होता है, इसको स्नेह के भाव के रूप में पहचाना है। और स्नेह के भाव के होने का 3 इंडिकेटर दिखता है। पहला ये कि अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जितने कंसर्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उतना ही अगले की जरूरत को भी पूरा करने के लिए कंसर्न रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो हमारा सारा प्रयास अपनी जरूरत के साथ साथ आपकी जरूरत को भी पूरा करने के लिए इक्वली कमिटेड रहता है। दूसरी भाषा में कहें तो हमारी जिंदगी में सुख आए और दुख ना आए, दुख आ जाता है तो उससे बाहर निकलने के लिए हम जिस तरह से प्रयास करते हैं, जिस तत्परता से लगते हैं, आपकी जिंदगी में भी सुख आए, दुख ना आए, और दुख आ गया हो तो उसको हटाने पर हम उतना ही सिंसियरली एफर्ट करने का काम करते हैं। ये जो प्रवृत्ति हमको दिखाई देती है, उसका नाम स्नेह है। तो पहला इंडिकेटर कह रहा हूं, अपने सुख दुख के समान दूसरे के सुख दुख को भी समझ पाना, या अपनी जरूरतों के साथ साथ अगले की जरूरतों को भी इक्वल प्रायोरिटी दे पाना। दूसरी बात कह रहा हूं कि अपनी उपलब्धियों में जो खुशी होती है, जो प्रसन्नता होती है हमको, वही सामने वाले की उपलब्धियों में भी होती है। तो उसकी खुशी भी हमको खुशी देने का काम करती है, उसकी उपलब्धि भी हमको खुशी देने का, प्रसन्नता देने का काम करती है। और तीसरी बात ये कि उस संबंध में जो मेरा दायित्व होता है, जो मेरा कर्तव्य होता है, जो मेरी जिम्मेदारी होती है, जो सेवा सुविधा या भाव रूप में हमको करना होता है, हम उसको स्वेच्छा और प्रसन्नता के साथ करते हैं, ना कि वो हमको दबाव और बोझ लगता है। तो निगेटिव भाषा में कहें तो स्वेच्छा और प्रसन्नता के बदले वो दबाव और बोझ लगने लगे तो स्नेह नहीं है। अगले की उपलब्धियों से अगर हमको परेशानी होने लगे, तकलीफ होने लगे, अंदर बेचैनी होने लगे, इरिटेशन होने लगे, तो वो स्नेह नहीं है, ईर्ष्या है। और दीदी जो पूछ रही है कि तुलना की जगह से देखेंगे ना, तो दूसरा हमसे बेहतर है, इस रूप में हम भी बेहतर होना चाहते हैं, ये प्रेरणा होना और कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा का भाव होना, इस अर्थ में अगर देख रहे हैं तो ईर्ष्या नहीं है। लेकिन अगले की अच्छाई को देख करके अगर हमारी परेशानी शुरू हो रही है, तब तो निश्चित रूप से चीजें ठीक नहीं है, तब तो निश्चित रूप से चीजें ठीक नहीं। तो इतने के साथ देखेंगे तो स्नेह का मैं 3 इंडिकेटर कह रहा हूं। अपनी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा और प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह करना, ना कि दबाव और तनाव हो। अपनी उपलब्धियों के लिए उतना ही प्रसन्नता जितना दूसरे की उपलब्धियों में भी हमको होने लगे, ना कि दूसरे की उपलब्धि हमारे अंदर बेचैनी, इरिटेशन, ईर्ष्या करे। और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जितना कमिटमेंट और कंसर्न हमारा रहता है, उतना ही सामने वाले की जरूरतों को भी पूरा करने का हो, ना कि हम अपनी जरूरत को हायर प्रायोरिटी में रख के दूसरे की जरूरत को लोअर प्रायोरिटी में रखें। ये स्नेह के इंडिकेटर के रूप में दिखता है। इतने के साथ जब कृतज्ञता की जगह से देखते हैं ना, तो दूसरे से मिलने वाले सहयोग पर अगर हमारा ध्यान बना रहता है, तो स्वाभाविक रूप से अपने में जो भाव आता है उसका नाम कृतज्ञता है। तो दूसरे से मिलने वाला सहयोग अगर हमारी स्मृति में बना हुआ है तो कृतज्ञता होगी। दूसरे की सिर्फ समस्या ही दिखने का काम हो रहा है तो शिकायत होगा अंदर। और कृतज्ञता है हम में, इसकी 2 पहचान है। पहली पहचान यह है कि हमारा आचरण, हमारा व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति
शिष्ट होने लगता है, सौम्य होने लगता है, सरल होने लगता है। तो दूसरी जगह हम भले उतनी शिष्टता सौम्यता से नहीं जी रहे हों, कम से कम वहां जीना शुरू कर देते हैं। ये हमारे कृतज्ञता की पहली पहचान है। हमारे कृतज्ञता की दूसरी पहचान है कि हम भी लौट करके उनके लिए कुछ करना चाहते। और तीसरी पहचान ये भी दिखती है कि अगर पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ किया है और हमको पेरेंट्स के प्रति कृतज्ञता है, तो हम अपने बच्चों के लिए वो कर पाते हैं। हमारे टीचर ने हमारे लिए कुछ किया है और उनके प्रति कृतज्ञता है, तो हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर पाते हैं। हमको किसी दूसरे ने सहयोग किया है, उससे हमारी गति हुई और हमारी उसके प्रति कृतज्ञता है, तो दूसरे जिनको जरूरत है उनको सहयोग करने का काम हम कर पाते हैं। तो इस रूप में कृतज्ञता की जगह से ये तीन बातें: पहला, उनके प्रति हमारा आचरण शिष्ट और सौम्य होने लगता है, सरल होने लगता है। दूसरा, हम भी लौट करके उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तीसरा, दूसरों के लिए जहां भी अवसर अनुकूलता होती है हम वो करना चाहते हैं, क्योंकि अब वो हमारा स्वभाव बन जाता है। तो इतना बात हमको विश्वास, सम्मान, स्नेह और कृतज्ञता के संदर्भ में कहना था। इसमें से सम्मान के संदर्भ में थोड़ी बातें मैं कर देता हूं, जो विचार में समाधान से भी आगे जुड़ेगा। कि अभी जब हम दूसरे मनुष्य का आकलन करने जाते हैं, तो उसकी क्षमता, योग्यता और पात्रता, ये तीन चीजों का आकलन करना मुख्य मुद्दा होता है। क्षमता की जगह से जब आकलन करते हैं, तो हर मानव में हमको सही की संभावना दिखती है, वो पोटेंशियल दिखता है। योग्यता की जगह से जब आकलन करते हैं, तो जो जो योग्यता है उसकी, उस आधार पर उसका एप्रिसिएशन होना, उसका वैल्यू होना, उसकी सराहना होना, उससे मिलने वाले सहयोग के प्रति कृतज्ञ होना, और जहां जहां भी उसकी भागीदारी हो सकती है उस योग्यता के आधार पर परिवार या समाज में, उसको पहचान करके उसके लिए उसको प्रोत्साहित करना, ये जीने का डिजाइन दिखता है। और पात्रता का आकलन जब हम कर पाते हैं, तो क्या अभी वो सीख सकता है, समझ सकता है, अपनी जागृति के अगले कदम के रूप में वो क्या कर सकता है, कहाँ ध्यान दे सकता है, उसको हम पहचान पाते हैं और वहां ध्यान दिलाने का काम कर पाते हैं। तो इस रूप में जो अगले में अभी हमको कमियां दिखाई देती हैं, अयोग्यता दिखाई देती है, इनकम्पिटेंसी दिखाई देती है, वो सारी इनकम्पिटेंसी को हम रीट्रांसलेट करते हैं, बदलते हैं पात्रता में। तो जितनी अयोग्यता हमको अगले की दिखती है, जितनी नासमझी हमको अगले की दिखती है, जितना गलत तरीके से अगला जरूरत को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, उन सब जगहों पर उसकी नासमझी और अयोग्यता को हम पात्रता में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इस रूप में पात्रता के अनुरूप उसको सहयोग करने वाले भाग को हम कर पाते हैं। ये उसके साथ पूरकता का स्वरूप निकलता है। विचार में समाधान को बात करते समय इसको थोड़ा और एक्सपेंड करने का काम हम कर देंगे। अभी तो हमने विश्वास, सम्मान, स्नेह और कृतज्ञता, ये चार भावों पर मुख्य रूप से बात किया है। और ये स्नेह के भाव को ही जब हम हर मानव के लिए, प्रकृति की हर इकाई के लिए एक्सपेंड करने का काम करने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये स्नेह प्रेम में, अनन्यता में, करुणा में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोर बात इसमें यह है कि अस्तित्व की कुछ मूलभूत सच्चाई पर ध्यान के बने रहने से स्वाभाविक रूप से ये भाव अपने में आता है। तो दूसरे की मूल चाहना को ठीक पहचानने के आधार पर विश्वास का भाव, अस्तित्व के नियमों को ठीक पहचान लेने के आधार पर अस्तित्व के प्रति आश्वस्ति बने रहना, दूसरे को अपने जैसे मानव के रूप में पहचानने के आधार पर न्यूनतम सम्मान, और योग्यता में परस्पर पूरक होने के आधार पर एक दूसरे के लिए सहयोगी। जितने तरह की भी अयोग्यता है, सिर्फ उसी का आकलन करने के बदले क्षमता, योग्यता और पात्रता का आकलन करना, और सभी अयोग्यता को पात्रता के फॉर्म में रीट्रांसलेट करके देखना,
ताकि उसके साथ सहयोग की भूमिका निभाई जा सकती है। जहां भी अपनी योग्यता कम दिखती हो, वहां पहले स्वयं की योग्यता को बढ़ाने का काम, फिर दूसरे को सहयोग करने का काम। संबंध जितना हमको दिखता रहता है, जुड़ाव जितना दिखता रहता है, उस आधार पर स्नेह का भाव, और उसके इंडिकेटर के रूप में अगले की जरूरत को पूरा करने के लिए भी इक्वल कमिटमेंट, अगले की उपलब्धियों में भी उतनी ही प्रसन्नता जितनी स्वयं में होती है, और अपनी जिम्मेदारियों के निर्वाह को स्वेच्छा और प्रसन्नता से करने की बात, दूसरे से सही मिलने वाले सहयोग पर ध्यान बने रहने के आधार पर कृतज्ञता का भाव, और इंडिकेटर के रूप में अपना शिष्ट या सौम्य आचरण, दूसरे के लिए भी कुछ करने की प्रवृत्ति, अन्य लोगों के लिए भी कुछ करने की प्रवृत्ति, ये हमको दिखता रहता है। तो भाव की जगह से मैं दो बात कह रहा हूं, कुछ मूलभूत सच्चाई जिस पर ध्यान बने रहने से वो भाव बना रहता है, और कुछ मूलभूत इंडिकेटर जो हमको बार बार ये पहचानने में हेल्प करता रहता है कि भाव में कहीं ब्लाइंड स्पॉट तो नहीं है, कहीं वो धब्बा तो नहीं है जो हमारे से ओझल हो रखा है। तो ये इंडिकेटर हमको भाव में जहां कहीं भी मिलावट है, इम्प्यूरिटी है, अशुद्धि है, उसको शुद्ध करने में मदद कर देता है। तो मूलभूत सच्चाई पर ध्यान बने रहने के आधार पर भाव का ठीक रहना, और इन इंडिकेटर्स को पहचानने के आधार पर अशुद्धियों से मुक्त रहना, ये भाव शुद्धि का डिजाइन समझ में आता है। तो अभी तक मैंने दो शुद्धि की बात करी है, समझ शुद्धि और भाव शुद्धि। इसमें किसी बात पर क्लैरिटी चाहिए हो तो मैं एक बार के लिए रुक जाता हूं, फिर विचार शुद्धि पर आता हूं। और प्रश्न को इसमें से कोई बिंदु नहीं समझ में आया हो तो उसको एक्सपेंड करने पे रख सकते हैं, बाकी प्रश्नों को एक बार के लिए रोक लेते हैं। कुछ हो तो बता सकते हैं हमको। नमस्ते भैया। मेरी आवाज आ रही? जी नमस्ते। भैया, एक आपने जो बताया ना कि जो अक्षमता या अयोग्यता, तो वो उससे उसको पात्रता बढ़ाने के लिए मदद रूप हो सकती है। तो वो कैसे, वो इंगित कैसे करे, मतलब वो उसे पात्रता कैसे बढ़ेगी? अयोग्यता और अक्षमता, तो वो स्वयं को वो स्वीकृत होता है तभी वो पात्रता बढ़ेगी। तो कैसे वो बढ़े, तो उस थोड़ा अब कुछ बता। एक लाइन का उत्तर दूंगा अभी तो मैं, कि अपनी योग्यता और पात्रता अगर होती है तो हमको दूसरे की योग्यता और पात्रता पहचान में भी आती है। अगर हमने उस यात्रा को किया है तो अगले का स्थिति क्रम भी हमको पकड़ में आता है, और इस रूप में अगर उसकी योग्यता है तो वस्तु देने का काम करते हैं, पात्रता नहीं है तो पात्रता बढ़ाने की जगह से काम शुरू करते हैं, और जितनी पात्रता है उसके अनुरूप सहयोग करने का काम करते हैं। कैसे इसको किया जाए उसका विस्तार मुझे लगता है पिछली किसी एक रिकॉर्डिंग में किया हुआ होगा, नहीं तो किसी शिविर की रिकॉर्डिंग को सुन सकते भैया, अभी विस्तार नहीं करता हूँ। जी भैया, जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया एक सिर्फ क्लैरिटी कर चाह रहा हूँ, वो क्लैरिटी है भी लेकिन सिर्फ कंफर्मेशन चाह रहा हूँ उसका, कि जब आप कहते हैं उपलब्धि, कि दूसरे की स्नेह का भाव तो हम में बना ही रहता है और ये दिखता ही है कि दूसरा मानव भी मेरे जैसा ही है, और जो आत्मसम्मान यही है कि उसकी योग्यता का हम सम्मान करें, और जो हमसे जहाँ जिनसे हम थोड़े से किसी तरह से ज़्यादा योग्य हैं तो हम उसको उत्थान करने में सहयोग करें। तो आत्मसम्मान तो यही है। उपलब्धि पे मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि जब आप कहते हैं उपलब्धि, तो ये भौतिक उपलब्धि उपलब्धि के बारे में नहीं है। भौतिक उपलब्धि से तुम पहले ही ऊपर उठ चुके हैं। अब ये अभ्युदय के अर्थ में, जीवन के अर्थ में जो उपलब्धि है उसकी बात कर रहे हैं आप। सही है ना भैया? जी भैया, अगर भौतिक जगह से भी देखेंगे तो अपने हाँ कार खरीदने में अगर प्रसन्नता होती है तो दूसरा हाँ कार खरीद के ले आए तो भी प्रसन्नता हो। हाँ, वो तो चीजें फिर प्रभावित करना बंद ही कर देती है ना। वही, उस जगह से तो हम निकल ही चुके हैं आगे। वहां से तो हम सारा निकलने के बावजूद हाँ भी भैया बहुत हाँ बार स्थिति ऐसी रहती हाँ। है कि हमको जो अच्छा लगता है खाने के रूप में भी हमको लगता है हम्म, कि वो खाना तो ठीक है,
हम्म। दूसरे को जो अच्छा लगता है वो हमको उतना अच्छा दिखता नहीं है। हाँ हाँ। तो जी भैया। किसी जगह पर हमको ये दिखना जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य के अर्थ में जो भोजन कर रहे हैं, जी। अगला भी स्वास्थ्य के अर्थ में वही भोजन करे। हाँ। ठीक है। तो तो हमको उसमें इक्वल स्पेस अगले को देने की जरूरत है। तो जीवन और शरीर दोनों ही अर्थ में जो भी उपलब्धि है, भौतिक और जी, अभी भौतिक और जो अभ्युदय के अर्थ बौद्धिक में, या आध्यात्मिक। बौद्धिक, हाँ अभ्युदय के अर्थ में या आध्यात्मिक अर्थ में, जी भैया। तो जी वो दोनों ही प्रकार की उपलब्धि से हमको, और जब वो अभ्युदय के अर्थ में उपलब्धि होगी, तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो उसमें तो हम बाकायदा यात्रा में साथ चल पड़ेंगे। जी तो जी जी जी, तो बस वो वही एक सिर्फ वो था, कंफर्मेशन चाहिए था भैया इसका। धन्यवाद भैया। जी। आभार भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया। आज मैं किसी भी मुद्दे को बहुत एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ। जिनको भी एक्सपेंशन चाहिए हो वो अलग अलग जगह की रिकॉर्डिंग में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा। आज तो मैं सिर्फ समअप कर देना चाहता हूँ। इसके साथ जब विचार में समाधान वाली जगह को देखने जाते हैं ना, तो भाव के ठीक बने रहते हुए अपने में सम्मान और स्नेह का भाव बना रहता है, विश्वास का भाव, कृतज्ञता का भाव बना रहता है। हमारी भाषा शैली, टोन, लहजा उसी आधार पर शिष्ट रहता है। अगले की जो अच्छाई वाला भाग है उसको पहचानने का, रिकॉग्नाइज करने का, अप्रिशिएट करने का, वैल्यू देने का काम हम कर पाते हैं। और उसके साथ साथ अगले की जरूरतों को पहचान करके और अपनी जरूरतों को पहचान करके ये दोनों को पूरा करने का हम प्रयास करते हैं। तो अब जो हमारा विचार में समाधान चलता है, जो स्ट्रेटजी ढूंढते हैं, जो उपाय ढूंढते हैं, जो तरीके ढूंढते हैं, वो अपनी जरूरत और अगले की जरूरत दोनों को हम अपनी जरूरत के रूप में या परिवार की जरूरत के रूप में या टीम की जरूरत के रूप में पहचान करके जीने का काम करते हैं। तो ये विचार में समाधान की जगह दिखती है कि अब हम सिर्फ समस्या देखने का काम नहीं करते, बल्कि समस्या ठीक कैसे हो सकती है उस उपाय को पहचानते हैं। उसको ठीक करने के क्रम में अपनी जरूरत और अगले की जरूरत दोनों को पहचान करके उसको पूरा करने के बेहतर उपायों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं, उस पर सोचने का काम करते हैं। और जहां कहीं भी अगले की कमियां दिखती हैं तो उसको पात्रता के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको ऊपर उठने में सहयोग करने का काम करते हैं। तो अब हमारा विचार का समाधान जो है वो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ समस्याओं की शिकायत कर रहे हैं, समस्याओं का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ रहे हैं, और उसको ठीक करने की जगह से ये लाइन ले रहे हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ठीक ही हूं, अगले की समस्या है, अगला जब सुधारेगा तब ठीक होगा। ये लाइन ऑफ अप्रोच अब हमारे विचार में समाधान का नहीं होता है। नहीं तो अभी ज्यादातर समय जब समस्याओं में विचार घूम रहा होता है तो हम समस्याओं का रोना गाना कर रहे होते हैं। समस्या के कारण के रूप में अपने को छोड़ करके बाकी सबको जिम्मेदार ठहराने का काम कर देते हैं। और समस्या के ठीक होने की जगह से हमको कुछ करना नहीं है, बाकी लोग करेंगे तभी जाके चीजें ठीक होंगी, मैं तो ठीक ही कर रहा हूं, ऐसा लाइन ऑफ अप्रोच लेकर के हम क्लोज कर लेते हैं। अगर इस डिजाइन से सोचते हैं तो ये समाधान नहीं है, ये तो समस्याओं में उलझे रहना है। समाधान का मतलब है हमको समस्याएं पहचान में आती हैं तो उसका ठीक होने का उपाय भी पकड़ में आता है, और उस उपाय को इनिशिएट करने में, स्टार्ट करने में मेरी भूमिका क्या हो सकती है, मेरी भागीदारी क्या हो सकती है, वो भी पहचान में आता है। तो ऐसा नहीं है कि अब हम समस्या का समाधान इसमें पहचान रहे हैं कि प्रधानमंत्री को करना है, मुख्यमंत्री को करना है, आपको करना है, दूसरों को करना है, हमको कुछ नहीं करना है। बल्कि हम ये देख पाते हैं कि देश की किसी डिसीजन को अगर प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी को भी लेना है तो वहां तक बात को पहुंचाने की जगह से हम क्या कर सकते हैं, और वो तैयारी हम किस तरह से कर सकते हैं कि किसी दिन उन तक बात पहुंचे तो उनको इनकी उपयोगिता, सार्थकता लग सके और फिर वो इम्प्लीमेंट हो सके। ऐसा अपनी जगह से हम डिजाइन सोचते हैं कि जहां हम खड़े हैं वहां से हम कैसे उस पूरे सॉल्यूशन के प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम कर सकते हैं। तो ये विचार में समाधान का जगह है।
इस विचार में समाधान के संदर्भ में कुछ बातों को मैं और यहाँ पे कर देना चाहता हूँ, जो प्रैक्टिकल दृष्टि से देखेंगे तो आपको कई सारे बिंदु उसमें से पकड़ में आ जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि परिवार में व्यवस्थित होकर जीने की जगह से देखेंगे न, तो चार चीजें को सामूहिक पहचानने की जरूरत है, कॉमन पहचानने की जरूरत है। एक तो जो परिवार का धन या सुविधा है उसको सामूहिक पहचानने की जरूरत है, कॉमन पहचानने की जरूरत है। तो जितनी सीमा तक भी हम परिवार कह रहे हैं और सचमुच परिवार महसूस कर रहे हैं, उतनी सीमा तक हमको ये समझ में आता है कि हम किसी एक क्रियाकलाप में भागीदारी करते हैं, अगला दूसरे में करता है, अगला तीसरे में करता है, कोई चौथे में करता है। अलग अलग क्रियाकलापों में सभी भागीदारी कर रहे होते हैं और ये सभी क्रियाकलाप परिवार की जगह से तो जरूरी होते हैं, उपयोगी होते हैं, सार्थक होते हैं। तो किसी काम के रिटर्न में पैसा मिल रहा हो सकता है, किसी काम के रिटर्न में नहीं मिल रहा हो सकता है। उदाहरण के लिए खाना बनाने में हो सकता है कोई पैसा नहीं मिल रहा हो, घर की सफाई में नहीं मिल रहा हो, घर का कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम है उसमें नहीं मिल रहा हो, बच्चों के पालन पोषण में पैसा नहीं मिल रहा हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम घर के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो जब हम कुछ ऐसे काम को कर रहे हैं जिसके रिटर्न में पैसा आ रहा है, उस समय घर का दूसरा सदस्य घर के और महत्वपूर्ण कामों को कर ही रहा है। इस बात को देख पाने के आधार पर, पहचान पाने के आधार पर हम धन को कॉमन पहचानते हैं। इसी तरह से हमने जो भी काम किया उसकी उपलब्धि के रूप में जो प्रशंसा, एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन या सामान्य भाषा में कहें तो पहचान और यश जो हमको मिलता है, उस यश को भी सामूहिक पहचानने की जरूरत है। इसी आधार पर कि कोई फ्रंट फेस पर आके काम करता है, कोई बैक एंड पर काम कर रहा होता है, लेकिन बैक एंड पर होने वाले काम का भी उतना ही महत्व है जितना फ्रंट एंड पर होने वाले काम का। तो छत के ऊपर का लगा हुआ ध्वजा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नींव का लगा हुआ पत्थर। हर किसी की अपनी भूमिका और सार्थकता होती है, इस रूप में छोटा बड़ा नहीं होता है। तो इसको जब हम पहचान पाते हैं ना, तो यश को हम कॉमन देखना शुरू करते हैं। हमको ये भ्रम नहीं होता है कि हमारी ही भूमिका महत्वपूर्ण है, दूसरों की नहीं। तो भले रिकॉग्निशन की जगह से सिर्फ हम ही को कुछ मिल रहा है, लेकिन हम उसको पूरे टीम के साथ शेयर कर पाते हैं। इस रूप में धन कॉमन, यश कॉमन। तीसरा है निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सबकी हो सके ताकि निर्णय को सभी ओन कर सकें, वो उनका सामूहिक निर्णय हो। और जो मैं बार बार कहता रहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का मतलब ही होता है डिस्कशन बिफोर डिसीजन। अगर डिसीजन लेकर के ही हम चर्चा करने का काम कर रहे हैं तो वो डिस्कशन का आउटलुक है, डिस्कशन का दिखावा है, ना कि वास्तव में डिस्कशन है। डिस्कशन का सही मायने में तो मतलब ये होता है कि अपनी जरूरतों को हम पहचानने का काम करते हैं, अगले की जरूरत को भी पहचानने का काम करते हैं, और ये दोनों जरूरतें कैसे पूरी हो सकती हैं उसके उपायों को मिल करके सोचने का काम करते हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल इमर्ज होके आता है उसको हम एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो डिसीजन इमर्ज होता है दोनों की नीड को फुलफिल करने के प्रोसेस को ढूंढने में, ना कि डिसीजन पहले से फिक्स्ड होता है। तो इस रूप में डिसीजन का रोल दिखता है, और निर्णय प्रक्रिया में सबकी भागीदारी नहीं होती तो वो उसको अपना डिसीजन महसूस नहीं कर पाता है। जिसकी भी भागीदारी नहीं होती उसको लगता कि ये उसका डिसीजन नहीं है, वो अपने को लेफ्ट आउट महसूस करता है। उसका डिसीजन नहीं होता है तो पूरा करने का वो कमिटमेंट भी नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वो अपने को एक परतंत्रता का, दबाव का, गुलामी के जीवन का अनुभव करता है। तो इस रूप में देखेंगे तो ये दिखता है कि निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, और फिर घर के या टीम के जितने भी काम हैं वो सबको अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से स्वेच्छा और प्रसन्नता पूर्वक हम चुनने का काम कर सकें। इस रूप में व्यवस्था में सबकी सामूहिक भागीदारी। तो धन सामूहिक, यश सामूहिक, निर्णय की प्रक्रिया सामूहिक, और जितनी भागीदारी के काम हैं वो भागीदारी सामूहिक। ऐसा ये चारों चीजों को हम साथ मिलकर के पहचानने का काम कर रहे हैं तो परिवार है या टीम है। आज के संदर्भ में टीम की जगह से भी देखेंगे तो धन हो सकता है सामूहिक ना हो,
हमारी अलग अलग सैलरी हो, अलग अलग काम हो, या अलग अलग परिवारों से मिलके हम एक टीम बना के काम कर रहे हैं, तो धन सामूहिक नहीं हो सकता। पर बाकी तीन चीजें, यश का सामूहिक होना, निर्णय प्रक्रिया का सामूहिक होना, और जिम्मेदारियों को स्वेच्छा और प्रसन्नता से अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से हम चूज कर सकें, इस रूप में भागीदारी सबकी होना ये दिखता है। इसी तरह से विचार में समाधान की जगह पर जब दूसरे को सहयोग करने वाले पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना, तो कनेक्शन बिफोर करेक्शन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आता है कि जब तक अगले को हमसे जुड़ाव महसूस नहीं होता है, अपनापन महसूस नहीं होता है, उसको ये भरोसा नहीं होता है कि हम उसके शुभ की सोचते हैं, चाहते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक उसके करेक्शन का कोई काम नहीं हो सकता। बल्कि जब तक ये आश्वस्ति नहीं होती है तो वो अपने को एक सेफ वातावरण में पाता ही नहीं है, एक अनसेफ वातावरण में पाता है। और अनसेफ वातावरण में तो वो अलर्ट रहता है अपनी सुरक्षा के प्रति, और बाहर से आती हुई हर चीज उसको अपने ऊपर एक आक्षेप की तरह लगती है, आरोप की तरह लगती है, बम्बार्डिंग की तरह महसूस होता है, जिसको वो डिफेंड करने के प्रयास में रिएक्टिव या डिफेंसिव मोड में बना रहता है। तो अगले से कनेक्शन होने के लिए हमारे आचरण में, व्यवहार में विश्वास, सम्मान, स्नेह जैसे भाव का होना, उसके लिए सेवा का होना, सुविधा की जगह पर सहयोग का होना, और कम से कम अगर ये सब ना भी हो तो अपनी भाषा, शैली, टोन और लहजे में किसी भी तरह के आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप, ब्लेम, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, जजमेंट या अपने एहसानों की लिस्ट गिनाना, इससे मुक्त होना जरूरी है। क्योंकि आज के दिन जो ज्यादातर हम एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं, वो तो भाषा में ब्लेम से, कंप्लेन से, क्रिटिसिज्म से, जजमेंट से, किसी लेवल पर खुद को समझदार और दूसरे को बेवकूफ बताने से, ऐसे किसी न किसी अप्रोच से हम चल रहे होते हैं। और ये सारा अप्रोच अगले को घायल कर रहा होता है, तो उसमें कनेक्शन ही नहीं होता है उसका हमारे साथ, इसलिए आगे करेक्शन का भी काम नहीं होता, बल्कि वो या तो डिफेंसिव होके आर्गुमेंट देने लगता है या रिएक्टिव जगह से चर्चा को शुरू करता है, और ये दोनों से समाधान नहीं निकलता है, नहीं निकलता है। तो सहयोग करने की जगह से एक बेसिक प्रिंसिपल है कनेक्शन बिफोर करेक्शन। दूसरा ये भी दिखता है कि आज का दिन आदमी का अहंकार इतना अधिक हो गया है कि दूसरों से सलाह सुनने की जगह पर भी वो अपने को बहुत नहीं पाता है। तो ये स्थिति चूंकि आज के दिन हमको दिखाई देती है, इसलिए दूसरे को सलाह देने या एजुकेट करने की जगह से चर्चा शुरू करने के बदले अपनी नीड और अगले की नीड को पहचान करके, रख करके अगले से उपाय पूछने की जरूरत है, ताकि अगले का ध्यान जाना शुरू हो, वो भी उपायों पर सोचना शुरू करे। और अगर वो हमसे बेहतर उपाय लेके आ जाता है तो बहुत अच्छी बात। अगर उसको उपाय हमको कम लगता है तो हम अपने उपाय को फिर साझा और शेयर करने का काम कर सकते हैं। अब अगर सचमुच मेरा उपाय उससे बेहतर होता है तो वो इस उपाय के इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज कर पाता है, वैल्यू दे पाता है, एप्रिशिएट कर पाता है। अगर उसको सोचने विचारने का हम अवसर नहीं देते हैं और हम ही अपनी तरफ से सारी डिटेलिंग करके एक योजना बना के प्लेस कर देते हैं, भले आपने बहुत अच्छा सब तरह से सबका सोचा हो, लेकिन अगले की दृष्टि फैलने का तो काम हुआ नहीं उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके। इसलिए अगला उस दृष्टि से चीजों को देख ही नहीं पाता है, व्यू ही नहीं कर पाता है, और उस प्रोसेस में चूंकि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसलिए कहीं ना कहीं एक लेवल का डाउट उसका बना रहता है। इस रूप में अगर देखने जाएं तो विचार में समाधान की जगह से अगले से चर्चा और संवाद करके पूछना ज्यादा ठीक ऑप्शन है। तो पहला बात मैं कह रहा हूं, अपने आचरण और व्यवहार से कनेक्शन होना। दूसरा बात मैं कह रहा हूं, अपनी नीड और अगले की नीड को प्लेस करके पूरा करने के उपायों को ढूंढने में अगले की भी भागीदारी को इंश्योर करना।
उसके साथ फिर हम भी कंट्रीब्यूट करें, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट अगले की भागीदारी को इंश्योर करने की जरूरत दिखती है। तीसरी बात यह कि अगर उसको एजुकेट करना है किसी जगह पर, तो उसकी क्या मान्यता है जिसके तहत वो ऐसा जीने को सोच रहा है, उस मान्यता को एक तरफ रखते हैं और दूसरे तरफ उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो मूलभूत सच्चाई है उसको रखने का काम करते हैं। और ये प्रश्न सहजता से हम पूछ पाते हैं कि ये दोनों में क्या सहज रूप में स्वीकार है तुमको। इसी तरह से समझ के आधार पर जिएंगे तो क्या फल परिणाम आएगा, और मान्यता के आधार पर जिएंगे तो क्या फल परिणाम आएगा, ये दोनों फल परिणामों को सामने रख करके उससे पूछ पाते हैं कि ये दोनों फल परिणाम में क्या तुमको ठीक लगता, क्या तुमको ठीक नहीं लगता। इसी तरह से तीसरी जगह से देखेंगे तो उस फल परिणाम के तहत दूसरे पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको भी एक प्रश्न के रूप में रख पाते हैं कि इस स्थिति के साथ दूसरा लौट करके हमको सहयोग करने की सोचेगा या समस्या पैदा करने की सोचेगा। इस स्थिति के साथ दूसरे को आराम मिलेगा या दूसरा और इरिटेट होगा। ये तीन जगह से प्रश्न पूछने की बात होती है, एक समझ और मान्यता को एक एक साइड रख के, दूसरा उसके फल परिणाम के रूप में हमको क्या मिलेगा उसको एक साइड रख करके, और तीसरा अगले पर उसका क्या असर पड़ेगा उसके सुख दुख के रूप में, और लौट करके वो हमारे लिए क्या करेगा, इस रूप में एक एक साइड में प्रश्न को रख करके पूछने का डिजाइन होता है। मैं डिटेल इसमें से किसी का आज नहीं कर रहा हूं, इसमें से जो भी डिटेल आपको चाहिए लौट करके आपको दूसरी जगहों पे ही देखने की जरूरत होगी। तो ऐसा देखेंगे तो विचार में समाधान का ये स्कोप दिखता है, ये एक्सपेंशन दिखता है, ये फैलाव दिखता है। मैं एक बार के लिए यहाँ पे रुक जा रहा हूँ, कोई अर्जेंट प्रश्न हो तो मैं एक बार के लिए उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, फिर मैं व्यवहार वाले मुद्दे पे आता हूँ। जी, किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। जी भैया, कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, तो मैं अपनी ओर से कुछ बातें व्यवहार में न्याय के संदर्भ में भी कर देता हूँ। तो समझ शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, इसके साथ व्यवहार शुद्धि पर मैं बात कर दे रहा हूँ। और मैं पूरी चर्चा को अभ्यास को केंद्र में रख के कर रहा हूँ, मैं अध्ययन को केंद्र में रख के नहीं कर रहा हूँ। तो जिनको श्रवण और मनन वाले भाग पर और बहुत कुछ करने की जरूरत लग रही हो, खास करके श्रवण और मनन पार्ट 1 पर, उनके लिए और लेक्चर है, ये वाला लेक्चर नहीं सूट करेगा। तो व्यवहार की जगह से देखते हैं ना, तो अपने दायित्व और कर्तव्य का प्रसन्नता से निर्वाह करना ये एक मुख्य मुद्दा दिखता है। तो मैं हर बार कहता हूं व्यवहार के 3 महत्वपूर्ण स्टेप। पहला स्टेप है अपनी तरफ से ठीक जीने का काम करना। दूसरा स्टेप है जब अगला ठीक नहीं जी रहा हो उन कठिन परिस्थितियों में भी स्वयं का संतुलित रहना। और तीसरा स्टेप है फिर उसको भी ठीक होने में कुछ सहयोग कर पाना। तो अपनी तरफ से ठीक जीने का मतलब है जो हमारा दायित्व और कर्तव्य बनता है उस संबंध में, उसको हम स्वेच्छा और प्रसन्नता से निर्वाह करने का काम करते हैं, भाव के स्तर पे भी, सेवा और सुविधा के स्तर पे भी। वो निर्वाह करने का काम हम अनकंडीशनली कर रहे होते हैं, बिना किसी शर्त के कर रहे होते हैं। और ये बिना किसी शर्त के करने का मोटिवेशन हमको इस बात से आता है कि विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम जैसे भाव के साथ जीना ही हमको मानव की मौलिकता दिखाई देती है, अपने सुखी होने का उपाय दिखता है। तो ऐसा जी करके हम कोई दूसरे के ऊपर उपकार नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी ही तृप्ति को सुनिश्चित करने और तृप्ति को एक्सप्रेस करने के अर्थ में, व्यक्त करने के अर्थ में कर रहे होते हैं। तो हमारा सारा व्यवहार वस्तुतः हमारी अपनी ही तृप्ति को प्रमाणित करने का एक डिजाइन के रूप में होता है। इस रूप में जब दूसरा ठीक नहीं भी जी रहा होता है तो अपने संतुलन के अर्थ में
सुनने को ठीक करना होता है, और दूसरे को ध्यान दिलाने के अर्थ में बोलने को ठीक करना होता है। तो सुनना अगर हमारा ठीक हो जाए तो संतुलन अपना बना रहता है, और बोलना अगर हमारा ठीक हो जाए तो दूसरे का ध्यान दिलाना हमारा ठीक हो जाता है। दूसरी भाषा में कहें तो इनपुट को कैसे हम रिसीव करते हैं वो तरीका अगर हमारा ठीक हो जाए, और आउटपुट जो हमारा है वो अगर प्रॉपर और एप्रोप्रिएट हो जाता है तो दूसरे के लिए ठीक हो जाता है। तो व्यवहार का जो एक बड़ा हिस्सा है संवाद, उसमें अगर बोलने और सुनने की प्रक्रिया को हम ठीक कर पाते हैं तो बिना घायल हुए और बिना घायल किए हमारा जीना हो पाता है। उसमें भी इनपुट को रिसीव करने का तरीका अगर हमारा ठीक है तो हम घायल नहीं होते, और आउटपुट को डिलीवर करने का अगर हमारा तरीका ठीक है तो हम दूसरे को घायल नहीं करते। तो इस रूप में व्यवहार की जगह से ये तीनों स्थितियां, अपनी तरफ से ठीक जीना, दूसरे की गलतियों में भी संतुलित रहना, और उनके ध्यानाकर्षण की जगह से ठीक जीने का काम कर पाना, ये डिजाइन दिखता है। अपनी तरफ से ठीक जीने का मतलब है भाव के साथ सेवा और सुविधा की जगह पर जो करना है उसको हम स्वेच्छा और प्रसन्नता से करते हैं। दूसरा अगर ठीक नहीं जी रहा है तो उस संतुलन की जगह पर देखेंगे तो अपमान, विरोध और क्रोध की स्थिति में दूसरे को देख करके वो मूलतः दुखी और परेशान है, इस बात को देख पाना। वो जो कुछ भी कह रहा है उसको बिना अपने ऊपर लिए सुनने का अभ्यास, यानी कि उसको सुन करके मुझे उसके विचार, उसके भाव, उसकी समझ या मान्यता की स्थिति का पता चलता है, न कि मेरे बारे में। और उसके विचार और भाव यदि मान्यता पर आधारित हैं तो गलत हो ही सकते हैं। तो हम अपनी बात को रखने का काम करेंगे, लेकिन रिएक्शन हमको नहीं होता है अगर हम अपने ऊपर लिए बिना सुनते हैं तो। और अपने ऊपर ले करके सुनने की पहचान यही है कि फिर रिएक्टिव और डिफेंसिव रूप में बोलना हमारी जरूरत हो जाती है, हमारी जरूरत हो जाती है। तो अगला सुनने की जगह पे हो चाहे नहीं हो, हम बोलना शुरू कर देते हैं, और उस बोलने में कहीं ना कहीं फिर प्रतिक्रिया आ ही जाती है, गुस्सा, क्रोध, विरोध, इरिटेशन आ ही जाता है, आ ही जाता है। इसी तरह से सुनते समय अगले की नीड को सुन पाने का काम करना, उसकी क्या जरूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण वो रिएक्शन, इरिटेशन की जगह पर दिख रहा है, उसको पहचान पाना। और अगले का अगर रिएक्शन वाला हिस्सा हमको दिखता है तो उसको उतने ही जोर से प्लीज के रूप में सुन पाना, और ये उसकी उतनी ज्यादा बड़ी जरूरत है इस बात को पहचान पाना, ये हमको संतुलित रहने में मदद करता है। मैं फिर से कहूं तो अगले को रिएक्शन की स्थिति में देख करके दुखी और परेशान के रूप में पहचान पाना, उसका मूल मुद्दा कोई हमको परेशान करने का नहीं है, बल्कि स्वयं में असंतुलित होकर के भाव, विचार और मान्यता की जगह से इरिटेट होकर के वो इन गलतियों को करने का काम कर रहा है, इस बात को देख पाना। यानी फंडामेंटल चाहना की जगह से तो वो ठीक ही है, करने की जगह से जो कुछ भी वो कह रहा है उससे हमको सिर्फ उसके भाव का, विचार का, मान्यता का या समझ का पता चलता है। उसकी सारी इरिटेशन, रिएक्शन, विरोध, क्रोध, खीज, घृणा के पीछे जो उसकी नीड है उसको सुन पाना, बाकी सारे कचरे को फिल्टर करके, उसके सारे नॉइज को फिल्टर करके, कितना भी कमजोर सिग्नल है, वीक सिग्नल है नीड के रूप में, उसको ही सुनना, बाकी कचरे को बाहर छोड़ देना। ठीक वैसे ही जैसे आइसक्रीम का रैपर हम बाहर छोड़ देते हैं। इस रूप में सुनने की कला को इंश्योर करने की जरूरत है, और उसके कचरे की मात्रा जितनी अधिक दिखाई देती है उससे हमको इतना ही पता चलता है कि ये उसकी उतनी ज्यादा बड़ी जरूरत है, और उसके लिए वो उतने जोर से प्लीज कहने का काम कर रहा है। ऐसे पहचानना होता है। इसके साथ बोलने की जगह से मैं दो चीजों पर ध्यान दिलाने का काम करूंगा। एक ये कि अगर अपने को गुस्सा, इरिटेशन, रिएक्शन, विरोध कुछ भी आ जाता है ना, तो उसके कारण के रूप में दूसरे व्यक्ति को पहचानने के बदले
कौन सी मूलभूत सच्चाई से हमारा ध्यान हट गया और कौन सी मान्यता एक्टिव हो गई जिसके कारण ये गुस्सा क्रोध विरोध आया है, उसको पहचानना होता है। तो अपने समझ के बदले कौन सा कुसंस्कार, कौन सी मान्यता एक्टिव हो गई, या किस मूलभूत सच्चाई से हमारा ध्यान हट गया, उसको हमको कारण के रूप में पहचानना होता है अपने क्रोध और विरोध के। और वो पहचान में आ जाए तो उसको ठीक करने की जरूरत होती है। एक डिजाइन तो ये है। अगर अपनी मान्यता हमको अपने क्रोध विरोध इरिटेशन के कारण के रूप में पहचान में आने लगे ना, तो दूसरे से शिकायत नहीं होता है। दूसरे पर किसी तरह का ब्लेम, कंप्लेन, दोषारोपण वाला लाइन ही हमारा नहीं खुलता है, क्योंकि वो लाइन तभी खुलता है जब हमको लगता है कि समस्या मेरी, कारण तुम। जब हमको ये दिखता है कि समस्या मेरी, कारण मेरी मान्यता या मेरा मूलभूत सच्चाई से ध्यान का हट जाना, तो दूसरे से शिकायत से हम फ्री हो जाते हैं। बल्कि सही अर्थों में देखेंगे ना, तो ये हमको इम्पावर करता है, सशक्त करता है इस बात के लिए कि अब हम मूलभूत सच्चाई पर ध्यान लाने का काम कर सकते हैं, अपनी मान्यता को समीक्षित करके उससे फ्री होने का काम कर सकते हैं। इस रूप में अपने क्रोध से, विरोध से और उससे होने वाली दुख और पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। अगर ये अपने हाथ में नहीं होता तो अपनी परतंत्रता हो जाती और हम क्रोध में, विरोध में होने के लिए और दुखी होने के लिए बाध्य हो जाते। तो जब तक हमको समस्या के कारण के रूप में दूसरा दिखता है ना, तब तक अपने करने का कोई काम ही नहीं दिखता है। तब तक तो यही लगता है कि दूसरा कुछ करेगा तभी कुछ हो सकता है, अपने हाथ में कुछ दिखता नहीं है। जब अपनी समझ से ध्यान हट जाना, मूलभूत सच्चाई से ध्यान हट जाना, किसी मान्यता का एक्टिव हो जाना कारण के रूप में दिखता है ना, तो ये हमको स्वतंत्रता देती है, रियल फ्रीडम देता है कि हम इसको ठीक करके दुखों से बाहर हो सकते हैं। इसी को दूसरी भाषा में कहूं तो हमारी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण ये क्रोध, विरोध, गुस्सा और इरिटेशन हो रहा है अपने में, या दुख और पीड़ा हो रही है, उस जरूरत को पहचानने का काम करना होता है। तो चाहे पीड़ा दूसरे की हो चाहे अपनी, दोनों को रीट्रांसलेट, रीकन्वर्ट, डी कोड करना होता है नीड के लैंग्वेज में, आवश्यकता के लैंग्वेज में, जरूरत के लैंग्वेज में। और अपनी पीड़ा के कारण के रूप में दूसरे को पहचानने के बदले अपनी उस जरूरत के पूरा नहीं होने को पहचानना होता है। एक बार अपनी जरूरत का पूरा नहीं होना जब हमको पीड़ा के कारण के रूप में पहचान में आता है ना, तो फिर से ये बात होती है कि दूसरे के शिकायत से हम मुक्त हो जाते हैं और उस जरूरत के पूरा होने के और क्या क्या उपाय हो सकते हैं उस पर हमारा विचार चलना शुरू होता है। विचार चलना शुरू होता है। वर्स्ट केस में, अंतिम परिस्थिति में, अगर हमको कोई और उपाय नहीं भी दिख रहा है तो सामने वाले से रिक्वेस्ट करने का काम हम करते हैं। इतना ही ध्यान रखने की जरूरत होती है कि रिक्वेस्ट करते समय हम इस आर्गुमेंट में नहीं जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है और ये सही है इसलिए तुमको करना चाहिए, या अपने एहसानों की लिस्ट गिनाने का काम नहीं करते हैं कि इतना 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 मैंने तुम्हारे लिए किया है इसलिए तुमको भी करना चाहिए। अगर सही गलत के आर्गुमेंट में गए तो जितना हम अपने को सही और दूसरे को गलत प्रूफ करने का काम करते हैं, अगला उतना अपने को घायल महसूस करता है, कटघरे में महसूस करता है। जितना अपने एहसानों को गिनाने का काम हम करते हैं, उतना अगला अपने को आहत और चोट खाया हुआ महसूस करता है। तो बजाय सही गलत में आर्गुमेंट में जाने के, बजाय अपने एहसानों की लिस्ट को अगले को गिनाने के, हमको सिंपल प्लेस करना होता है कि ये मेरी जरूरत है और इसमें आप ये भागीदारी कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सहयोग होगा, मुझे जीने में अनुकूलता होगी। तो अपनी जरूरत को जरूरत के रूप में ही प्लेस करने की जरूरत होती है। तो अपने साथ इस तरह की कोई भी कठिनाई आई हुई हो तो जरूरत को प्लेस करने का काम हमको करना होता है। बिना दूसरे को ब्लेम किए, कंप्लेन किए, अपनी जरूरत बताई, पूरा होने से हमको खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, सहयोग मिलेगा, ये प्लेस करना होता है। तीन बातें इसमें ध्यान रखने की हैं। पहला ये कि रिक्वेस्ट जब भी हम कर रहे हैं तो ना सुनने के लिए खुला रहना होता है।
दूसरा ये कि हमारा रिक्वेस्ट क्लियर और स्पेसिफिक होने की जरूरत है। जितना वेग रिक्वेस्ट हम करेंगे, जो पकड़ में नहीं आए अगले को कि क्या करना है, तो उतना पूरा नहीं होगा। तो तुम मेरा ध्यान रखो, ऐसा रिक्वेस्ट बहुत पहुंचता नहीं। तुम हमारे काम में सहयोग करो, ये रिक्वेस्ट नहीं पहुंचता है। कमरे में सुबह पोछा लगा देंगे या चाय बना के हमको दे देंगे तो सहयोग होगा, ये रिक्वेस्ट अगले को पता चल सकता है। तो रिक्वेस्ट की पहली चीज है क्लियर और स्पेसिफिक होना। दूसरा है ना सुनने के लिए खुला रहना। तीसरा इसी के साथ देखेंगे ना, तो ना सुनने से जुड़ा मुद्दा ही है कि जब हमको ये समझ में आता है कि अगला भी एक स्वतंत्र जीवन है, तो वो स्वेच्छा और प्रसन्नता से जो हमारे लिए सहयोग करेगा ना, उसी में वास्तव में हम भी खुश और प्रसन्न रह सकते हैं। अगर हम दबाव पूर्वक कराने का कोशिश करते हैं, तो पहला चीज ये होता है कि अगला दबाव में अपने को पीड़ित महसूस करता है। दूसरी कठिनाई ये होती है कि दबाव पूर्वक वो कुछ कर भी रहा होता है तो वो हमको उतनी तृप्ति नहीं देता है, क्योंकि वो आधे अधूरे मन से कर रहा होता है जो हमको दिखाई देता है। तो पहली कठिनाई होती है कि दबाव में वो पीड़ित होता है। दूसरी कठिनाई होती है कि वो आधे अधूरे मन से करता है। तीसरी कठिनाई ये होती है कि पता ही है हमको कि वो पीड़ा में कर रहा है, तो मन के किसी एक कोने में एक निराशा, एक उदासी हमारी बनी ही रहती है, वो तृप्ति उतनी मिलती नहीं है। चौथी जो सबसे कठिन बात होती है वो यह है कि आप अगले पर जब दबाव डालते हैं, तो अपने अवसर में अपनी अनुकूलता के साथ, अपनी परिस्थिति के साथ अगला भी उतने ही या उससे अधिक जोर से जवाब डालने का काम हमारे ऊपर भी करता है। तो अभी हो सकता है दबाव डाल करके हम अपनी एक या दो जरूरत को पूरा करवाने का काम कर लें, लेकिन अगला 10 जगहों पर हमारे ऊपर दबाव डालने ही वाला है। और जब जब उसका वो दबाव नहीं पूरा होगा तो उसका रिएक्शन, इरिटेशन, विरोध हम ही को झेलना होगा, क्योंकि हम ही साथ में और पास में रह रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि अपनी कोई जरूरत अगर सचमुच पूरा नहीं भी हो रही है ना, कोई और उपाय भी नहीं दिख रहा है, तो भी रुक के ये देखना जरूरी है कि उस जरूरत के पूरा नहीं होने का जो दुख है ना, वो कम है कंपेयर टू दबाव दे करके उस जरूरत को पूरा करवाने से जो दुख मिल रहा है उससे। लगता है हमको कि जरूरत को दबाव दे के पूरा करवा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो कितने दुखों को साथ में ले करके आता है, उसको थोड़ा रुक करके देखने और पहचानने की जरूरत है। और अगर ये दिखने लगता है कि दबाव पूर्वक किसी के करवाने में ज्यादा दुख है, उससे कम दुख है अपनी जरूरत के पूरा नहीं होने को झेल लेने में, तो वो भी हमको संतुलित करता है ना को सुनने में और अपनी परिस्थिति को व्यवस्थित रखने में। मैं इसको अंतिम सूत्र के रूप में ऐसे देखता हूं कि जब अपनी कोई ऐसी जरूरतें हैं जो पूरी हो ही नहीं सकती हैं, सारी परिस्थिति के साथ ये संभावना दिख रही हो, तो ज्ञान पूर्वक उसको समीक्षित कर लेना होता है कि क्या ये वास्तव में उतनी ज्यादा बड़ी जरूरत है हमारी। और सही अर्थों में जब देखते हैं ना, तो ज्ञान का स्तर जैसे जैसे उठता जाता है, वैसे वैसे इन सारी जरूरतों से हम फ्री होते चले जाते हैं और उस पर हमारे सुख की निर्भरता नहीं होती है। तो अल्टीमेटली ये रूट हमेशा खुला रहता है अपने पास कि सही समझ और सही भाव के साथ हमारी सारी जरूरतों के पूरा होने का अस्तित्व में स्वाभाविक प्रावधान है ही। दूसरी भाषा में कहें तो अपने परम आनंद की स्थिति में बने रहने के लिए सही समझ और सही भाव के अतिरिक्त किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है हमें। इस रूप में जो जरूरतें नहीं पूरी हो रही होती हैं, उसको इस रूट से समीक्षित करके फ्री हो लेने का काम हम करते हैं, तो अपनी तृप्ति उससे हमारी बनी रह जाती है। व्यवहार का ही एक मुद्दा होता है दूसरे को एजुकेट करना भी। और मैं फिर से ध्यान दिलाऊंगा कि एजुकेट करना जो तीसरा जगह है, दूसरे को सहयोग करना, वो पहली दो स्थिति अगर हो जाए, अपना ठीक जीना और आपके गलत जीने के बावजूद भी अपना संतुलित और व्यवस्थित रहना, यानी गुस्सा, क्रोध, विरोध, घृणा, चीर, इरिटेशन, अपमान से फ्री रहना, ये दो चीज अगर होती है, तब तो हम तीसरा एजुकेट करने का काम कर सकते हैं, जिसका प्रोसेस मैंने पहले ही विचार में समाधान की जगह पे रख दिया। अगर पहली दो स्थिति नहीं होती है,
कि अपना ही ठीक जीना नहीं है तो उसको ठीक करने की जरूरत है। पहले तो स्वीकारने की जरूरत है कि ये ठीक नहीं हो रहा है, फिर उसको ठीक करने की जरूरत है। तो जहां भी हमसे गलती हो जाए वहां उसको स्वीकार पाना, क्षमा मांग पाना और अगले की गलतियों के लिए उसको क्षमा कर पाना, ये पहले और दूसरे जगह से जीने का डिजाइन दिखता है। यानी खुद ठीक जीना और कठिन परिस्थिति में भी संतुलित रहना। इस कठिन परिस्थिति में संतुलित रहने की जगह से अगर नहीं रहने का काम हो पा रहा है ना, गुस्सा क्रोध विरोध आ रहा है, तब जो हम बात करें वो दूसरे को एजुकेट करने के बदले अपनी नीड को प्लेस करने के फॉर्म में करें कि मेरी ये नीड पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण मैं इरिटेट हो रहा हूँ, रिएक्टिव हो रहा हूँ या क्रोध में आ रहा हूँ। और उस नीड को पूरा करने के लिए रिक्वेस्ट करने का काम हम कर सकते हैं या अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ढूंढने का काम कर सकते हैं। लेकिन जब तक गुस्सा क्रोध विरोध वाली स्थिति है, अपना ही मन असंतुलित है, तब तक दूसरे को सुधारने समझाने सहयोग करने या ठीक करने की जगह से चर्चा करने के बदले हमारी कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण ये परेशानी हो रही है, उस नीड को प्लेस करने और उसके संदर्भ में रिक्वेस्ट करने से तो चर्चा की जा सकती है। तो आप अगर ऊंची आवाज में बोल रहे हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट प्लेस कर सकता हूं कि जब मुझसे ऊंची आवाज में बात की जाती तो मैं इरिटेट हो जाता हूं, कि आप मुझसे थोड़ा धीमी आवाज में बात करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और सहयोग मिलेगा। ये रिक्वेस्ट प्लेस किया जा सकता है। यहाँ जो हम एजुकेट करना शुरू कर देते हैं ना कि सम्मान से बात करो, तमीज से बात करो, ये एजुकेशन होते ही अगला हमको बताना शुरू कर देता है कि तुमको कौन सी तमीज है, तुम भी तो थोड़ा ठीक करो। तो एजुकेट करने का काम तब तक नहीं करना होता है जब तक ये पहला दो हिस्सा नहीं हो गया। ये पहला दो हिस्सा हो जाए, अपना संतुलित होना और दूसरे को सहयोग करना, तो एजुकेट करने वाला काम हो सकता है। व्यवहार की जगह से मुझे दो बातें और कहनी है। पहला ये कि जब कभी भी हमारा अपना मन खराब होने लगे तो टेबल खराब करके उठने से बेहतर होता है ब्रेक लेकर के उठना, क्लियरली बता करके कि मैं अपने को इस समय असहज महसूस कर रहा हूँ या मैं रिश्ते को वैल्यू देता हूँ, खराब नहीं करना चाहता हूँ। इस रूप में बता करके ब्रेक लेकर के बाद में बैठना होता है। और अगर अगला बहुत जिद करे तो बिल्कुल बता देना होता है कि देखो ऐसी स्थिति में मैं कुछ ऐसा कह दूंगा जो तुमको चोट लगेगी, उससे तुम भी परेशान होगे और मुझे भी परेशानी होगी। तो क्या हम शाम को बात कर सकते ताकि मैं ठीक से बात कर सकूं और अपनी बात को सहजता से रख सकूं। लास्ट ऑप्शन होता है ब्रेक लेना। इसको मैं कहता हूं मिनिमम नेट है कि गिरेंगे तो कहाँ जाके गिरेंगे, वो जगह ही ये है। इससे नीचे गिरने की जगह नहीं दिखती है, इससे नीचे गिरते हैं तो चीजें खराब होनी शुरू होती। तो जब कभी भी अपना रिएक्शन वाला स्थिति बनने लगे तो बोल करके बात करके ब्रेक ले लेने की जरूरत दिखाई देती है। व्यवहार वाली जगह से मुझे इतनी बात कहनी थी। मैं अगले 3 से 4 मिनट का समय लेकर के बाकी दो मुद्दों पर एक एक दो दो लाइन कह देता हूँ। मुझे उसको एक्सपेंड करना भी नहीं है क्योंकि अभी मैं उसको इस अभ्यास का मुख्य मुद्दा नहीं मान रहा हूँ। कि सुविधा के उत्पादन की जगह से प्रकृति के नियमों का ध्यान रखना मुख्य बात होती है। सुविधा के उपयोग सदुपयोग की जगह से सामान्य आकांक्षा को शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में देखना और महत्वाकांक्षा को शरीर की गति बढ़ाने के अर्थ में, इंद्रियों की गति बढ़ाने के अर्थ में, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की गति बढ़ाने के अर्थ में और व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में देखना होता है। तो सुविधा का जो उपयोग सदुपयोग है वो शरीर के स्वास्थ्य के अर्थ में सामान्य आकांक्षा, और महत्वाकांक्षा को देखेंगे तो समाज की व्यवस्था में भागीदारी या अपनी गति को बढ़ाने के अर्थ में उसका प्लेसमेंट दिखता है। शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में देखेंगे तो भोजन का संतुलित होना, दिनचर्या ऋतुचर्या का संतुलित होना, जिसको दूसरी भाषा में कहें तो आहार विहार का संतुलित होना, श्रम और विश्राम का संतुलन होना, श्रम की अनुपस्थिति में आसन प्राणायाम एक्सरसाइज जैसी चीजों से उसको कोप अप कर पाना, इसकी जरूरत दिखती है। तो आहार विहार, रहन सहन या दिनचर्या, श्रम और व्यायाम का संतुलन,
निश्चित प्रक्रिया में आसन प्राणायाम, और ये सब के साथ ऋतुचर्या दिनचर्या को ध्यान में रख करके सामान्य कठिनाइयों को दूर करने के अर्थ में घर में उपलब्ध मसाले या औषधियों का प्रयोग। स्वस्थ रहने की जगह से ये मूलभूत बातें दिखती। तो उत्पादन की या व्यवसाय के आयाम में जो तीन बात है, प्राकृतिक नियमों का ध्यान रख के उत्पादन, शरीर स्वास्थ्य के अर्थ में और शरीर की गति को समाज की भागीदारी के अर्थ में बढ़ाने के अर्थ में सुविधाओं का उपयोग सदुपयोग, और आहार विहार रहन सहन दिनचर्या ऋतुचर्या का संतुलन, श्रम और विश्राम का संतुलन, आसन प्राणायाम और घर में उपलब्ध सामानों से औषधि के रूप में प्रयोग, ये शरीर स्वास्थ्य का सिद्धांत दिखता है। इसी तरह से व्यवस्था में भागीदारी को जब देखने जाते हैं तो शिक्षा संस्कार की सुलभता हो सके परिवार से लेकर के विश्व परिवार तक हर किसी को। और जब समाज व्यवस्था में भागीदारी कहते हैं तो उसकी मूलभूत इकाई ग्राम के रूप में पहचाने हैं। तो व्यवस्था के पांचों आयामों के लिए जो समितियां बनने की बात है वो प्रधानता से ग्राम की जगह से शुरू होता है। तो ग्राम या मोहल्ला जो भी उसको हम कहें, वहां से लेकर के विश्व परिवार तक शिक्षा की सुलभता हर मानव संतान के लिए हो सके, स्वास्थ्य की सुलभता हर मानव के लिए हो सके, उत्पादन और विनिमय की सुलभता हर मानव के लिए हो सके, न्याय की सुलभता हर मानव के लिए हो सके, और शेष प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के अर्थ में शेष प्रकृति की सुरक्षा का काम हो सके, इसमें भागीदारी करने को व्यवस्था में भागीदारी के रूप में पहचाना है। तो मैंने मुख्य रूप से व्यवहार तक को ही एक्सपेंड करने को अभी सोचा था, क्योंकि जागृति के संदर्भ में, न्याय पूर्वक जीने के संदर्भ में वो मूल मुद्दा हो जाता है। कभी अवसर अनुकूलता होगी तो किसी और शिविर में शरीर स्वास्थ्य वाला भी, सुविधा के उपयोग सदुपयोग वाला भी, उत्पादन में प्रकृति के नियमों को भी और व्यवस्था में भागीदारी को भी ग्राम से शुरू करके विश्व तक समाज की जगह से, या नॉर्मल कहें तो 10 सोपानीय व्यवस्था में परिवार व्यवस्था से शुरू करके विश्व परिवार व्यवस्था तक करने के विस्तार को कभी और करेंगे। आज तो मैं अपनी बात को यहाँ पर रोक लेता हूँ, और मैंने ये सोचा कि एक बार पूरे की एक ब्रीफ समरी प्लेस करने का काम कर दें कि समझ शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, व्यवसाय शुद्धि, जिसमें उत्पादन शुद्धि, आहार विहार की शुद्धि और स्वास्थ्य की शुद्धि, और उसके साथ व्यवस्था में भागीदारी की शुद्धि, पूरे दर्शन के फैलाव को मैं देखता हूं तो इतने रेंज में वो दिखता है। बाकी तो सब इसका विस्तार है, मैं और कोई बात नहीं करता हूँ, इतने पर अपनी बात को रोक लेता हूँ। होली की शुभकामना सभी को हमारी तरफ से, और ऑलरेडी 7 मिनट ज़्यादा हो गया है तो हम चर्चा को यहाँ रोक लेते हैं। रिकॉर्डिंग तो कल आपको मिल ही जाएगा, तो जब कभी आपको मन हो आराम से इसको सुनने का काम कर सकते हैं। अगर बहुत अर्जेंसी या कुछ प्रश्न होगा तो नेक्स्ट मीटिंग 11 तारीख को हम कर लेंगे, और नहीं होता है तो हम इसको पूरा मानते हैं अपनी तरफ से। अगर कोई बहुत अर्जेंट लगे तो एक मीटिंग और 11 को सोच सकते हैं, बट उसको हम डिसाइड करेंगे 10 को आपसी चर्चा के आधार पर। अगर जरूरत लगती है तो आप शीतल भैया, वंदन भैया, किसी को मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, तो 1-11 की मीटिंग को और प्लान कर सकते हैं अगर प्रश्नों की जरूरत लगे तो। अन्यथा तो बात पूरी है। जी रचना दीदी, आप कुछ कह रही हैं? भैया प्रणाम। एक प्रणाम। जिज्ञासा है, वो चाहे अगले उस सेशन में ले लीजिएगा भैया। ये जो अभी व्यवहार शुद्धि के आपने अभ्यास के बिंदु दिए हैं, क्या इनको एक एक ही तरीके से संबंधों और संपर्कों में यूज करना है, या कि चरणबद्ध तरीके से यूज करना है? मतलब कि जिनको हम बिल्कुल क्लोज अपने संबंधी मानते हैं उनसे स्टार्ट करके आगे आगे बढ़े, या कि एक ही तरीके से सबके एक साथ में ही सबके साथ अभ्यास? दीदी आ गया आपका प्रश्न, अभी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। इसको जी संबंध वाली जगह से करना ठीक है, जिसको साथ संबंध हम लोग कहते हैं ना, जी वहां से करना ठीक है। जी संपर्क की जगह से तो स्वधन, स्वनारी पुरुष और दयापूर्ण व्यवहार कार्य, ये तीन को अगर बना के रखे हुए हैं तो संपर्क सुरक्षित रहता है। संपर्क में फिर और करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा। धीरे धीरे संबंध का विस्तार जितना सीमा तक फैल के हमको दिखता जाता है, बेसिकली वहां वहां तक हम वही कर पाते हैं जो अभी साथ संबंध में कर रहे हैं। जी भैया। तो शुरू तो संबंध से करना होता है दीदी। संपर्क में सिर्फ स्वधन, स्वनारी पुरुष और दयापूर्ण व्यवहार कार्य, ये तीन को बना के रखना होता है। जी भैया। और इन संबंधों में हम पहले कर लेते हैं और फिर संबंध जो हमको फैल करके दिखता जाता है, तो ऐसे ही जीने को विस्तार करते जाते हैं बाकी जगहों पर। सिर्फ सेवा और सुविधा वाला विस्तार नहीं हो पाता है, जी भाव वाला, समझ वाला, दूसरे के लिए वही सहयोग वाला मानसिकता विस्तार होता चला जाता है। जी भैया। जी दीदी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद भैया, एकदम क्लियर। नमस्ते। नमस्ते दीदी। बढ़िया बंदन भाई, फिर अनम्यूट कर सकते सभी को। होली की शुभकामना, ये हमारी तरफ से होली का गिफ्ट है। आराम से सो बहुत बहुत जाए। बहुत सुंदर थैंक गिफ्ट है यू। भैया। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, और बहुत बहुत आभार। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते थैंक भैया, यू, नमस्ते। नमस्ते। 11 तारीख वाली भैया मीटिंग कर लेंगे ओके। जरूर। नमस्ते भैया, नमस्ते भैया, थैंक यू। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। भैया। भैया नमस्ते। शुभकामना सभी को आगे के लिए। मन लगा के अध्ययन अभ्यास किया जाए। जी भैया। जी भैया। नमस्ते। नमस्ते।